तो मैं बात कर रहा था कस्टम लॉ जो लगता है वो कौन से इवेंट की वजह से लगता है? इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इस सिचुएशन पे लगता है, और उसकी वजह से हमें क्या देनी पड़ती है? कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। ठीक है, मैंने इसके अलावा आपको यह बात बताई थी पिछली क्लास में कि कस्टम का कानून आया कहां से? संविधान से। देखो, कोई भी लॉ आज के टाइम पे अगर आया है तो वो कहां से आया होगा? संविधान से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वही जिसका जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950। पता है आपको? 26 जनवरी 1950 को। और किन्होंने बनाया था उसको, पास किया? बी आर अंबेडकर जी ने। किन्होंने पास किया? बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। जिनको जो पहली क्लास नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको मैं वो सेशन दे दूंगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? मैं वो सेशन मिल जाएगा जिनके पास वो क्लास नहीं थी। ओके बेटा, अब एक यही कुछ ऐसे बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग एक आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं जो पिछली क्लास में किया था, वो हुआ 246। कौन सा आर्टिकल था? 246। और 246 आर्टिकल में क्या बात की गई थी कि टैक्सेस लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहां से आती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कहां से आती है? याद है हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 246 शेड्यूल 7। उसके अंदर 3 तरह के लिस्ट होते थे दोस्तों, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 वाज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2, लिस्ट 3। ये जो लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है, इसका मतलब क्या है? ये ऐसे टैक्सेस इसके अंदर लगते हैं जिनकी पावर किसके हाथ में हो? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में वो टैक्सेस आते हैं जिसकी पावर, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो टैक्सेस आते हैं जिसकी पावर दोनों के पास हो। और ऐसे कोई टैक्सेस आए नहीं। याद आया? ये बात हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, मैं फटाफट राउंड अप करा रहा हूं। अच्छा, सेंट्रल लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से टैक्सेस आए थे? एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स, 83 कस्टम ड्यूटी, 84 सेंट्रल एक्साइज, 92A CST और 97 टैक्सेस विच आर नॉट कवर्ड अंडर 1, 2 एंड 3 यानी सर्विस टैक्स। अच्छा, फिर हम लोगों ने पढ़ा था लिस्ट 2 विच वाज स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर वो टैक्सेस आते हैं जिसकी पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। जैसे कि 51 क्या? स्टेट एक्साइज, और 54 वैल्यू एडेड टैक्स। इज दैट क्लियर? फिर हम लोगों ने कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ा था जिसके अंदर कोई टैक्सेस नहीं होते हैं, सिर्फ सिविल लॉज, IPC और क्रिमिनल प्रोसीजर्स आते हैं। सो बेसिकली कस्टम ड्यूटी किस वजह से लगी? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगी। और ये आया कैसे ये लॉ? एंट्री नंबर 83 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक बात, ऐसे ही बोलेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर और क्या पढ़ा था इसके अंदर? भाई कस्टम लॉ जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ये बात डिस्कस करी थी। यस और नो? कौन कौन से? कस्टम लॉ 2 टाइप के होते हैं, कस्टम एक्ट 1962 और एक कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। बेटा ये बात बताई गई थी कि कस्टम एक्ट 1962 जो है उसका पर्पस क्या है? लेवी, टैक्स लगाना। मतलब टैक्स क्यों लगाया जाता है, ये बात कहां लिखी गई है? मतलब कस्टम ड्यूटी क्यों लगाई जाती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाई जाती है, ये बात कहां लिखी गई है? कस्टम्स एक्ट के अंदर। कहां लिखी गई है? कस्टम्स एक्ट के अंदर। अच्छा, ऐसे ही कस्टम्स एक्ट में और क्या पर्पस है? असेसमेंट, वैल्यूएशन, गुड की वैल्यू, जिस वैल्यू पे क्या लगनी है? ड्यूटी लगनी है, वो वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो कहां लिखा हुआ है? कस्टम्स एक्ट के अंदर। ये सब बातें हम लोगों ने कस्टम्स एक्ट में। तो फिर टैरिफ एक्ट के अंदर क्या होता है? रेट्स। टैरिफ का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? रेट्स। तो रेट्स ऑफ टैक्सेस, हाँ, और गुड्स की क्लासिफिकेशन, ये सब बातें आपको कहां मिलेंगी? कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर। ठीक है, ये पिछली क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्शन नंबर 156 और 157 पढ़ा था। तो 156 कौन सा सेक्शन है? जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि आप लोग क्या बना सकते हो? रूल्स बना सकते हो रिलेटेड टू कस्टम्स एक्ट। कस्टम से रिलेटेड कोई भी रूल बनाना हो तो ये पावर इनके पास है। और फिर CBIC को पावर दी गई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। CBIC कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इनको कुछ पावर दी गई। और क्या पावर दी गई? रेगुलेट करने की। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा रूल
और रेगुलेट करना मतलब उसको चेक करना कि वो चीज सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, वो चीज को देखना किसके हाथ में है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। बेटा याद रखना, नए स्टूडेंट्स जिनकी आज पहली क्लास है, अभी ऑब्वियसली आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी, क्योंकि ये सब बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। अभी सिर्फ ये समझो कि जो सीबीआईसी है वो कौन है। पहला सीबीआईसी कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ये वो बोर्ड है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करता है। डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने वाला बोर्ड है जिसको कहते हैं सीबीडीटी। क्या बोलते हैं? सीबीडीटी। और इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने वाला बोर्ड है जिसको कहते हैं सीबीआईसी। इज दैट क्लियर? तो हमारे देश में दो तरह के टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को मैनेज करने के लिए कौन सा बोर्ड है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्स को बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो कि हम लोग वन ऑफ द लॉ हम पढ़ रहे हैं आज, कस्टम लॉ। नाउ तो इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके अलावा हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे कि कस्टम लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है। बताओ। सबसे पहले रेवेन्यू कलेक्शन, नंबर 2 प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, नंबर 3 रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, नंबर 4 फॉरेन करेंसी का कंजर्वेशन, और लास्ट प्रिवेंशन फ्रॉम स्मगलिंग। तो ये 5 हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े थे जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं एक बारी सारे बच्चों को एक बारी फिर से बता देता हूं। ये आप लोग स्टार्ट करेंगे लिखना जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये पॉइंट जरूरी है। कस्टम लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन। बेटा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं आज जिनकी पहली क्लास है, उनको ये बात पता चल गई कि कस्टम ड्यूटी लगती कब है? बताओ। इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट पर। तो अगर आज हमारे देश में कोई बाहर के देश के गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट पर क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी। और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तब भी कस्टम ड्यूटी लगती है। बट मुझे एक बात बताओ, क्या एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगानी चाहिए? नहीं लगानी चाहिए। अगर एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगाने लग गए तो प्राइसेस हो जाएंगे महंगे, और प्राइसेस अगर महंगे हो गए तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में खरीदेगा कौन? भाई आउटसाइड मार्केट में कौन खरीदेगा? हमारा प्रोडक्ट तो बिकता ही इसलिए है क्योंकि हमारे प्राइस सस्ते हैं। क्वालिटी वजह से नहीं, किसकी वजह से बिकते हैं? प्राइसेस की वजह से। अगर प्राइसेस भी महंगे हो गए तो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? इसी रीजन की वजह से हमें यह देखना है कि हमारे गुड्स जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट पे क्या ड्यूटी लगानी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने पावर रखी है एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाने की वैसे, बट एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाता नहीं है। तो कब लगाता है एक्सपोर्ट पे ड्यूटी? कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड, जिसकी जरूरत हमारे देश में हो, और उसको एक बिजनेसमैन क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है अपने पैसे कमाने के लिए। भाई देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया था, प्याज है, मान लो प्याज की एकदम से किल्लत हो गई इंडिया के अंदर। अब एकदम से जब जरूरत पड़ गई, उस वक्त एक्सपोर्टर्स क्या कर रहे हैं? प्याज को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उस वक्त वो बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश के अंदर क्या हो जाएगा? उसके लिए कमी हो जाएगी ना, स्कार्सिटी हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? और उसके प्राइसेस क्या होते जाएंगे? महंगे होते जाएंगे। जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई होगी नहीं, तो प्राइसेस महंगे होते हैं। अगर ऐसा कोई कर रहा होगा तो एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट क्या लगा देता है? कस्टम ड्यूटी। क्योंकि उस प्रोडक्ट की जरूरत कहां पे है? हमारे देश में। और आप एक्सपोर्ट पे ड्यूटी इसलिए लगा देते हैं ताकि प्राइसेस हो जाए महंगे, और वो ऑर्डर्स क्या हो जाए? कैंसिल, और प्रोडक्ट क्या आ जाए? वापस। वो ऑर्डर्स कैंसिल कब होंगे? जब प्राइसेस महंगे होंगे। तो वो वहां का जो इंपोर्टर है वो कहेगा भैया मैं यहां से क्यों मंगवाऊं, किसी और देश से मंगवाता हूं। इज दैट क्लियर? तो एक्सपोर्ट पर ड्यूटी तब लगाई जाती है, अदरवाइज एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगाई जाती। किस पर लगाई जाती है? इंपोर्ट पे, सिर्फ मैक्सिमम टाइम्स इंपोर्ट पे। अच्छा, तो रेवेन्यू कलेक्शन इज वन ऑफ द पर्पस, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। रेवेन्यू कलेक्शन इज वन ऑफ द पर्पस, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज सेकेंड पर्पस। प्रोटेक्शन ऑफ, मुझे एक बात बताओ, जो गुड हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, जो गुड हम इंपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, वो प्रोडक्ट अगर इंडिया में भी बनता है, अगर हम इंपोर्ट करने लग जाएंगे और वो इंडिया में प्रोडक्ट बनता है, तो क्या ये चीज़ हमारे देश के प्रोडक्ट के लिए गलत नहीं है? मुझे एक बात बताओ, कंपटीशन बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात। प्लस अगर मैं इंपोर्टेड आइटम खरीद रहा हूं और वो प्रोडक्ट अगर सस्ते हुए तो उन्हीं का प्रोडक्ट बिकेगा, हमारे देश के प्रोडक्ट कम बिकेंगे। इंडिया और चाइना के साथ तो होता ही ऐसे। आज के टाइम पे चाइनीज प्रोडक्ट क्यों बिकते हैं? क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट इंपोर्ट होने के बाद, ड्यूटी लगने के बावजूद भी सस्ते हैं, और हमारे देश के प्रोडक्ट मतलब ना ही कोई ड्यूटी लगी है ना कुछ, और इसके बावजूद भी वो चीज़ महंगे हैं, क्योंकि उनका मटेरियल बहुत सस्ता है। उनके मटेरियल इतना सस्ता है कि वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। उनका रॉ मटेरियल बहुत सस्ता है।
तो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जी हां, ड्यूटी लगाने का वन ऑफ द पर्पस अगेन प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं ताकि इंपोर्ट पे जब ड्यूटी लगाएंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, महंगी। अब उनकी जब इंपोर्टेड आर्टिकल्स महंगी हो जाएंगी तो हमारे देश के साथ क्या कर सकते हैं, कंपटीशन। अब जो यहां का कंज्यूमर है वो ये सोचेगा ना मैं कहां से खरीदूं, अगर प्राइसेस क्या होंगे, या तो सेम होंगे, या प्राइसेस अगर इंपोर्टेड आर्टिकल्स महंगे होंगे तो सोचेगा कि मैं खरीदूं या ना खरीदूं। यस और नो। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलर बेसिस पर चेक करना कि कितना हमारे देश में इंपोर्ट होता है और कितने देश में से एक्सपोर्ट होता है, ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है, डेटा बहुत जरूरी है। क्या चीज, कितना हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है और कितना हमारे देश से एक्सपोर्ट हो रहा है, ये डेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ पता ही इन चीजों से चलती है। पता है आप लोगों को, हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पता चलेगी जब हमारे देश के एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, ज्यादा, और इंपोर्ट क्या होंगे, कम। जबकि अभी क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहे हैं ज्यादा और एक्सपोर्ट क्या है, कम। तो हमारे इंपोर्ट हर हाल में बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट बड़े हैं पहले से, बट उनका वॉल्यूम कम है फिर भी इंपोर्ट के कंपैरिजन में, और इसी वजह से हमारे इकोनॉमी ग्रोइंग तो है। क्यों, क्योंकि हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, बट उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हमें चाहिए, क्योंकि हमारे जब इंपोर्ट कम हो जाएंगे ना और एक्सपोर्ट बढ़ते जाएंगे तब हमारी इकोनॉमी एक टाइम पे आके डेवलप्ड नेशंस वालों में से नाम आ जाएगा। डेवलप्ड नेशंस होते ही वो हैं जो लोग एक्सपोर्ट इतना एक्सपोर्ट होता है कुछ कहने की हद नहीं, और इंपोर्ट उनका इतना बहुत ही कम। जो वन ऑफ द कंट्रीज जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, ये लोग यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं, प्राइस पे नहीं, इसलिए इनके प्राइसेस बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। इनको फर्क ही नहीं पड़ता कंज्यूमर ने खरीदना है या नहीं खरीदना। हमारे देश के प्रोडक्ट प्राइसेस से बिकते हैं, ना कि क्वालिटी से। जो भी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, उनके अगेंस्ट कुछ रूल्स बनाने बहुत जरूरी हैं कि भाई ऐसा प्रोसीजर होगा, ये प्रोसीजर होगा, ये प्रोसेस होगा, ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वो पावर रखी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में कि हाँ हम लोग जो है देखेंगे, इसको रेगुलेट करेंगे। क्या करेंगे, रेगुलेट। रेगुलेट मतलब रूल्स लगाना, अप्लाई करना, एग्जीक्यूट करना, इंपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, डेटा इकट्ठा करना। तो ये सब बातें नंबर 3 पॉइंट के अंदर कवर होती है। नंबर 4, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटा हम लोग मना नहीं करते कि अगर कोई एक्सपोर्ट होता है, यूएसए में एक्सपोर्ट हो रहा है मान लो, तो वो जो बंदा है वो पेमेंट मुझे कैसे देगा, डॉलर्स में। भाई अगर मान लो $5,000 की कोई चीज है, कितने की है, $5,000, मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद वो बंदा पैसा देगा ना, तो मुझे कैसे दे रहा है पैसे, डॉलर्स में। गवर्नमेंट क्या कहता है, डॉलर्स में ही ले लो पैसा। पता है क्या, डॉलर्स में लेने के बाद देखो मैं डॉलर्स का क्या करूंगा, मुझे बताओ मैं क्या करूंगा। मैं यहां पे इंडिया में बैठा हूं, मैं डॉलर्स का क्या करूंगा, सब्जी खरीदने जा सकता हूं, नहीं। तो डॉलर्स को मैं कन्वर्ट कराऊंगा, क्या कराऊंगा, कन्वर्ट कराने के लिए मैं बैंक जाऊंगा या फिर कोई फॉरेन करेंसी वाले डीलर के पास जाऊंगा। जब मैं फॉरेन करेंसी वाले डीलर या फिर बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक क्या करेगा, वो चीजें किसको देगा, आरबीआई को। किसको देगा, आरबीआई। आरबीआई कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम ही क्या है, पर्पस ही क्या है, फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स बनाना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी रिजर्व्स ही तो बनाता है, इसीलिए उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि वो मनी क्या क्या बनाता है, रिजर्व्स, इंडियन करेंसी के रिजर्व्स इनफैक्ट, और जितने भी फॉरेन करेंसीज हैं, डॉलर, पाउंड, यूरोज, इन सब के रिजर्व्स। ये भी हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें अपनी देश की इकोनॉमी को ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स कंजर्व करने जरूरी है। तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इट इज ऑल्सो अ रीजन कि हम कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, कस्टम का कानून बनाते हैं, नॉट कस्टम ड्यूटी, कस्टम का कानून बनाते हैं। नंबर 5, प्रिवेंशन फ्रॉम स्मगलिंग। देखो अगर मैं कस्टम का कानून नहीं बनाऊंगा तो कोई भी इलीगल प्रोडक्ट हमारे देश में आता रहेगा, जाता रहेगा, कोई चेकिंग नहीं होगी, कोई पुलिस वाले नहीं होंगे। मुझे एक बात बताओ ना, आप कभी जैसे मान लो जब आप एयरपोर्ट पे होते हो, एयरपोर्ट पे अगर आपने देखा हो कितनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, देखा है, रेलवे स्टेशन की तरह नहीं, एयरपोर्ट पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है ना। और एयरपोर्ट पे स्ट्रिक्ट चेकिंग का वन ऑफ द रीजन इज कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो सामान क्या क्या लेके आ रहे हैं। मान लो कोई यूएसए से आ रहा है, और सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग पता है कहां से, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं,
नेशनल फ्लाइट में भी होती हैं, बट इंटरनेशनल फ्लाइट में तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग है इंटरनेशनल फ्लाइट्स में। इंटरनेशनल फ्लाइट से स्ट्रिक्ट चेकिंग इसलिए है क्योंकि सामान जो उसका बैग है, बैग की स्कैनिंग होती है। बैग की क्या होती है? स्कैनिंग। एक एक आइटम वो देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। इनफैक्ट हमारे मेट्रोज में भी रेल जो मेट्रो स्टेशन हैं उनमें भी स्ट्रिक्ट चेकिंग है, बट एयरपोर्ट पे उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग। और वो ये चेक करते रहते हैं कि हमारे देश में कोई स्मगलिंग तो नहीं हो रही, हमारे देश में कोई बाहर से कुछ इलीगल प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा। और वो तब पता चल पाएगा जब हमारे देश में क्या होगा? कस्टम का लॉ होगा। अगर कस्टम का कानून नहीं होगा तो कोई चेकिंग की जरूरत ही नहीं है कि बाहर से कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, भाड़ में जाए। बट हमारे इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर क्या लगनी चाहिए? ड्यूटी। इस वजह से कस्टम वो वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं? चेकिंग करते हैं। और वो लोग ऑफिसर्स चेक करते हैं और बीच में क्या पता चलता है कि कोई चरस, गांजा, हाँ, कोई लिकर, कोई भी तरह की चीज जो अलाउड नहीं है, एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर क्या लगाई जाएगी? ड्यूटी, पेनलाइजेशन लगाई जाएगी। और अगर वो इलीगल है तो पेनलाइजेशन लगेगी, ड्यूटी नहीं। तो पेनल्टी लगेगी ना। पेनल्टी भी ऐसी होगी कि उसको जेल भी हो सकती है। स्मगलिंग से प्रिवेंट करने के लिए कस्टम लॉ का बनाया। तो 5 रीजन है कस्टम लॉ बनाने के। बोलो। नंबर 1 रेवेन्यू कलेक्शन, नंबर 2 प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, नंबर 3 रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नंबर 4 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और लास्ट प्रिवेंशन फ्रॉम स्मगलिंग। तो ये 5 वो रीजंस हैं जो हम लोग कस्टम लॉ बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? डेफिनेशंस कुछ पढ़ी थी। डेफिनेशंस के अंदर अच्छा ऑब्वियस है कि डेफिनेशंस, जितनी भी डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ी हैं, ये जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं हर एक्ट में, वो कहां होती हैं बेटा? तो कस्टम एक्ट में भी कहां होंगी? सेक्शन नंबर 2 में ही होंगी। ठीक है, ये देखो कस्टम एक्ट में सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन में हम लोगों ने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी होगी? सबसे पहले पढ़ी होगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्या पढ़ी होगी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। याद है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी अथॉरिटी जो डिसीजन पास कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है, हम उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहते हैं। चलो मैं ना अब ज्यादा मैं रिवीजन पे ज्यादा ना ध्यान देकर मैं आगे आज नेक्स्ट नए कॉन्सेप्ट पर चलता हूं। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कर चुके हैं। इसके अलावा क्या किया था? बिल ऑफ एक्सपोर्ट भी किया था। इसके अलावा क्या किया था? बोर्ड की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कस्टम एरिया भी पढ़ा था। और इसके अलावा बस यही डेफिनेशंस पढ़ी थी ना। आज हम और भी डेफिनेशंस करेंगे डिस्कस। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, याद है? इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। इसके अलावा बताया था इंडियन कॉन्टिग्युअस जोन, और टोटल को बोलते हैं इंडियन कस्टम वाटर, और उसके बाद के एरिया को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक, और फिर 200 नॉटिकल माइल के बाद के एरिया बोलते हैं हाई सीज। ये बातें मैं करवा चुका हूं। ठीक है, और ये ड्राइंग के थ्रू मैंने आपको कस्टम एरिया भी समझाया था, याद आया? ये वाली ड्राइंग, ये देखो शिप खड़े हुए हैं और ये हमारे कंटेनर्स। अरे मजाक उड़ा रहे हो बेटे? ड्राइंग में ऐसे ही होते हैं ना, कार्टून टाइप है ना वो। तो ये शिप्स है और ये सामान उतर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रक आया हुआ है। ट्रक यहाँ पर जो है कंटेनर्स होते हैं, इसको बोलते हैं इनलाइन कंटेनर डिपो, जो आप लोग डायरेक्ट टैक्स में सेक्शन 35 AD अगर आपको कभी याद हो, स्पेसिफाइड बिजनेस में, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने इनलाइन कंटेनर डिपो पढ़ा था, PGBP चैप्टर में पढ़ा। तो वो इनलाइन कंटेनर डिपो में कंटेनर्स होते हैं बहुत सारे, वो लाल पीले हरे नीले कलर के कंटेनर नहीं होते, कस्टम एरिया में बड़े बड़े ही होते हैं बेटा, बड़े बड़े ही होते हैं। ठीक है, तो वो जो लाल पीले हरे नीले कलर के कंटेनर्स होते हैं, वो कंटेनर्स वहां पे पड़े होते हैं, और वो सामान जो लोडिंग होती है, लोडिंग करते हैं सामान की, वो शिप से उतारने के बाद वहीं पे डालते हैं उन कंटेनर्स में। और वो होता नहीं है, ट्रक होता है जो कंटेनर फ्री, जिसके ऊपर कंटेनर्स को रखा जाता है। ऐसे ट्रक्स होते हैं जिसको कंटेनर्स को रखा जाता है, ये वाले ऐसे ट्रक होते हैं। ये देख रहे हो आप, ये ट्रक ध्यान से देखो। नहीं ऐसे समझ नहीं आ रहा यार, इतनी बेइज्जती मार रहे हो। आ रहा है, तेरे को ही नहीं समझ में आ रहा। इधर देखो, ये जो ट्रक है, ये ट्रक के ऊपर कंटेनर अलग से अटैच किया गया है, देखो ध्यान से। ठीक है, ये ट्रक, कितने सुंदर ड्राइंग है। ये ट्रक है और कंटेनर उसके ऊपर अटैच किया गया है। ठीक है, ये ट्रक ऐसे होते हैं जिसमें ऊपर कोई वैगन नहीं होता, पीछे से रखा जाता है सामान क्रेन के थ्रू। किसकी मदद से? क्रेन के थ्रू। अच्छा, आपने देखा होगा ये इस एरिया में कंटेनर्स होंगे, एक तरफ वेयर हाउसेज होंगे
और एक तरफ कस्टम का डिपार्टमेंट बैठा होगा, कस्टम के ऑफिसर्स, है ना, और गेट होगी, गेट से एंट्री एग्जिट होती है जहां से गुड्स को लेके आपको जाना। तो मैं कस्टम एरिया इनको पिछली क्लास में करवा रहा था। डेफिनेशंस के अंदर एक डेफिनेशन हम लोगों ने कर ली, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आप लोग भी लिख लो न्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हम लोग और कुछ डेफिनेशंस करेंगे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेक्शन नंबर 2(1). नंबर 2 बिल ऑफ एक्सपोर्ट। बिल ऑफ एक्सपोर्ट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 5। इसके अलावा बोर्ड सेक्शन 2 क्लॉज 6। जो आज पहली क्लास ले रहे हैं वो सिर्फ ये चीज नोट कर लें। अब हम लोग लिखते हैं 5th डेफिनेशन। फिफ्थ डेफिनेशन, राइट डाउन कोस्टल गुड्स। राइट डाउन कोस्टल गुड्स सेक्शन 2 क्लॉज 7। कोस्टल गुड्स हैं सेक्शन 2 क्लॉज 7। तो देखो अभी के लिए इतना समझने की जरूरत है कि यस, कस्टम लॉ की बात हम कर रहे हैं। ये वही कस्टम लॉ है जहां पर जब भी हम कोई गुड्स को इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर क्या लगती है, कस्टम ड्यूटी। और अब हम लोग कुछ टेक्निकल वर्ड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से कुछ 3-4 टेक्निकल वर्ड हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे, ठीक है। जहां जहां जरूरत पड़ेगी मुझे पिछला वाला समझाने की तो मैं समझाऊंगा साइमल्टेनियसली। अभी हम कर रहे हैं वन ऑफ द डेफिनेशन विच इज कोस्टल गुड्स। राइट डाउन कोस्टल गुड्स क्या होते हैं। कोस्टल गुड्स मीन्स coastal goods means goods other than imported goods transported in a vessel from one port in India to another port, from one port in India to another port। सो बेसिकली एक मैंने आपको बताया था, दो तरह के पोर्ट होते हैं। एक पोर्ट को बोलते हैं कोस्टल पोर्ट और एक बोलते हैं कस्टम पोर्ट। ये हमारा मान लो साउथ इंडिया है, ठीक है। और इस वाली साइड पर, ये एक साइड पर मान लेते हैं ये चेन्नई है। चेन्नई का क्या है ये पोर्ट। अच्छा, चेन्नई के पोर्ट में ना दो तरह के पोर्ट होंगे। एक होगा नेशनल ट्रैफिक के लिए। किसके लिए? नेशनल। मतलब जितना भी नेशनल का मतलब इंडिया का एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रेवल करने के लिए। इज दैट क्लियर? और एक होगा इंटरनेशनल। हाँ, तो जो नेशनल होता है ऑब्वियसली वो छोटे पोर्ट होंगे और इंटरनेशनल वाले बड़े बड़े पोर्ट होंगे। ये जो इंटरनेशनल वाले होते हैं ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं कस्टम पोर्ट। क्या बोलते हैं? लिखो, आप लोग भी लिखो। और नेशनल वाले को क्या बोलते हैं? कोस्टल पोर्ट। डेफिनेशंस के लिए आप लोग डेफिनेशन के नीचे लिख लो, कोई बात नहीं अगर जगह है तो। अदरवाइज
मैंने बच्चों को बोला था डेफिनेशंस के लिए कम से कम 2 पेज छोड़ देना, तो जिन्होंने छोड़े हैं वो फिर उसके बाद आगे लिखेंगे, ठीक है, बीच में मत बनाना है। तो मैं एक साउथ इंडिया का एक आइडिया दे रहा हूँ जहाँ पे समुंदर है, आपको दिखेगा, और चेन्नई पोर्ट में मतलब मैंने 2 पोर्ट बनाए हैं, एक नेशनल ट्रेड के लिए और एक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। नेशनल ट्रेड वाले को हम कोस्टल पोर्ट बोलते हैं दोस्तों, और इंटरनेशनल ट्रेड वाले के लिए हम क्या बोलते हैं, कस्टम पोर्ट। अच्छा, गुड्स में, यही चीज मैं गुड्स में बोल दूं, गुड्स मतलब नेशनल ट्रेड में जो गुड्स हैं, नेशनल ट्रेड में जो गुड्स हैं जिनकी ट्रेडिंग हो रही है उनको हम लोग कहेंगे कोस्टल गुड्स। क्या बोलेंगे? और यही चीज अगर इंटरनेशनल ट्रेड में तो क्या बोलेंगे, कस्टम गुड्स। मेरी बात समझे? ठीक है, तो हम कोस्टल गुड्स की डेफिनेशन ही पढ़ रहे थे ना, तो मैं कोस्टल गुड्स की डेफिनेशन डिस्कस कर रहा था, और वो बीच में मुझे ये चीज समझाना ज्यादा इजी लगी कि नेशनल ट्रेड के लिए कोस्टल पोर्ट होता है, और अगर नेशनल पोर्ट पे कोई गुड्स पड़े हुए हैं जिनको क्या करना है, ट्रेड करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ऐसे केस में हम उनको कोस्टल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो हम लोगों ने डेफिनेशन क्या लिखी थी कोस्टल गुड्स की, सो कोस्टल गुड्स मींस गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स। इसका मतलब है ये इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, इंपोर्टेड वो होते हैं जो इंटरनेशनली आए हैं, दूसरे देश से आए हैं। अदर देन इंपोर्टेड गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन अ वेसल फ्रॉम वन पोर्ट इन इंडिया टू, ऑब्वियसली इन इंडिया, ये भी लिख लो, अनदर पोर्ट इन इंडिया, ये भी लिख लो, कंफ्यूजन ही नहीं होगी ना। वन पोर्ट इन इंडिया टू अनदर पोर्ट इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर ही एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जा रहा है, जो कि वो भी इंडिया में ही, और इसीलिए हम इसको कौन से गुड्स कहते हैं, कोस्टल गुड्स। ये बात याद रहेगी, ध्यान रहेगी ये बात। कोस्टल गुड्स है डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर। राइट डाउन नेक्स्ट, राइट डाउन नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे। कस्टम एरिया हम कर चुके हैं, कस्टम एरिया हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट डाउन कस्टम स्टेशन, कस्टम स्टेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 13, सेक्शन 2 क्लॉज 13 कस्टम स्टेशन। अच्छा, कस्टम स्टेशन को समझने के लिए ना पहले कस्टम एरिया देख लो बेटा। मैंने कस्टम एरिया की डेफिनेशन आपको जो बताई थी उसके अंदर मैंने आपको कस्टम एरिया दिखाया भी था, जो मैंने आपको कुछ इस तरीके से, जो मैं अभी आपको ड्राइंग दिखा रहा था, ये वाली स्टेशन। हाँ, अब ये देखो, ये कस्टम एरिया देख रहे हो आप, इसी को कस्टम एरिया बोलते हैं। ये सारा जो बने हुए हैं ड्राइंग, ये कस्टम एरिया है। ये शिप है जो लैंड कर चुकी है, और शिप सामान उतारेगी, और वहां पर क्या लिख रहे हैं, ये कंटेनर्स हैं। क्या है? सारे कंटेनर्स यहां पर पड़े हैं, कंटेनर्स। ये जो कंटेनर्स हैं, इन कंटेनर्स में सामान को क्या किया जाएगा, लोड, और लोड करने के बाद शिप जो ट्रक होता है, उस ट्रक के ऊपर उसको क्या किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा। उसके बाद वो आगे जाके गुड्स जहां पर भी जाने हैं, जहां पर भी पहुंचाने हैं, वहां पर वो गेट के थ्रू पहुंचा देगा। बट ऑब्वियसली ये काम जो करना है वो सब काम कहां हो रहा है, कस्टम एरिया में। कौन से एरिया में? कस्टम एरिया। इसी को कस्टम एरिया बोलते हैं। कंटेनर्स हैं, एक तरफ कस्टम का डिपार्टमेंट बैठा होगा, ये देखो कस्टम का डिपार्टमेंट बैठा है, और कस्टम का डिपार्टमेंट आपसे क्या लेगा, ड्यूटी लेगा। यस और नो? ड्यूटी दोगे तभी तो आप लेके जा पाओगे गुड्स को। यस और नो? अच्छा, अगर आपके ड्यूटी नहीं है तो आप टेम्परेरीली वेयर हाउस में रख सकते हो। वो देखो राइट हैंड साइड पे वेयर हाउस दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं वेयर हाउस। वो वेयर हाउसेज हैं जिसमें कुछ गवर्नमेंट के वेयर हाउस होंगे और कुछ प्राइवेट वेयर हाउस होंगे। आप जहां पर भी आपको अफोर्डेबल है, जहां पे आप चार्ज दे सकते हो, उस हिसाब से आप चार्ज दो गवर्नमेंट को। वेयर हाउस का चार्ज देने के बाद जब आपके पास ड्यूटी हो, आप पैसे दो और अपने गुड्स को छुड़ा के ले जाओ। मेरी बात समझ में आई? तो अल्टीमेटली होगा यही। तो इस तरीके से इस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, कस्टम एरिया। और जहां पर इन गुड्स को उतारा जाता है ना, जहां पे स्टॉपेज होती है, स्टॉपेज समझते हो? अच्छा, कभी जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब आप कभी स्टेट बॉर्डर को स्टेट बॉर्डर को क्लियर करते हो, स्टेट बॉर्डर समझते हो? दिल्ली से गए हरियाणा, हरियाणा से गए यूपी, या हरियाणा से गए पंजाब, पंजाब से गए कहीं, मतलब अगर आप आगे एरियाज जा रहे हो, तो कहने का मतलब ये है हर स्टेट
क्लियर करने के बाद एक चेक पोस्ट होता है ना। आज के टाइम पर चेक पोस्ट का काम इतना ज़्यादा रह नहीं गया, क्योंकि आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक वे बिल आ चुका है, ई वे बिल। सुना है इसके बारे में कभी? तो आज के टाइम पर क्या होता है, जब भी कोई दिल्ली का कोई बंदा या कोई भी स्टेट का बंदा अगर वो किसी और स्टेट में गुड्स को बेच रहा है, हाँ, तो आज के टाइम पर चेक पोस्ट नहीं होते, ट्रक्स की चेकिंग नहीं होती, ट्रक्स की चेकिंग नहीं होती। पहले पता है लंबी लाइन लगती थी ट्रक्स की चेकिंग होने के लिए, ठीक है। आज के टाइम पे ट्रक्स की चेकिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि जो ट्रक वाला बंदा गुड्स लेके निकलने लगा है, वो निकलने से पहले गवर्नमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली डिक्लेयर करेगा कि मैं कहां से निकल रहा हूं, कहां जाना है मुझे, मेरा जो रूट है वो क्या होगा, मेरे पास क्या गुड्स पड़े हैं, उन गुड्स की क्या वैल्यू है, उस पर कितना जीएसटी बनता है। ये सब बातें आप गवर्नमेंट को पहले से ही क्या करके चलते हो, डिक्लेयर। इनफैक्ट अपने टाइमिंग तक बताते हो आप, क्या बताते हो, अपने टाइमिंग। आज के टाइम पर गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक वे बिल निकाल दिया, ई वे बिल। आज के टाइम पर चेक पोस्ट पे पुलिस वाले उनकी चेकिंग नहीं करते हैं, छापा मारते हैं बस। छापा मतलब कभी कभार किसी की चेकिंग करने का मूड कर गया तो कर गया, अदरवाइज वो चेकिंग नहीं करते। मतलब कहीं पीछे से कॉल आ गई, कोई शक हो गया किसी के ऊपर, ये ट्रक को रोको, ट्रक का नंबर वगैरह किसी ने बोल दिया कि इसको एक बारी रोको, ठीक है, इसके पास कुछ इलीगल भी हो सकता है, या वेट ज़्यादा है या कुछ भी, तो इसको एक बारी रोको, तो किसी को छापा मारना पड़ गया। अदरवाइज चेक पोस्ट पे चेकिंग अब नहीं होती। मेरे कहने का मतलब है हर स्टेट बाउंड्री पे एक चेक पोस्ट तो होता ही है, और ऐसे ही हर कंट्री बॉर्डर पे भी चेक पोस्ट होता है। हर कंट्री बॉर्डर पे भी चेक पोस्ट होता है। चेक पोस्ट मतलब पुलिस वाला चेक पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कंट्री बॉर्डर पे इंपोर्ट का स्टेशन, जिसको हम बोलते हैं कस्टम स्टेशन। क्या बोलते हैं? कस्टम स्टेशन। तो बाय लैंड जब भी आप पाकिस्तान से इंडिया आओगे बाय लैंड, ठीक है, एक थोड़ी ही दूर जाने के बाद जब बॉर्डर क्लियर करते हो, बॉर्डर ही क्लियर करने के बाद आपको उस रोड पे, जो एक ही रोड है और कोई रोड है नहीं, ठीक है, उस रोड से जब आप निकल रहे होगे तो आपको क्या मिलेंगे? कस्टम डिपार्टमेंट मिला होगा। क्या मिलेगा? कस्टम डिपार्टमेंट। वो कस्टम डिपार्टमेंट किस चीज की वेट कर रहा है कि आप जो भी पाकिस्तान से लेके आ रहे हो उन सामान को क्या करो, हमें डिक्लेयर करो। क्या करो? हमें डिक्लेयर करो। ऐसे ही नेपाल से आ रहे हो इंडिया में, या फिर आप चाइना से आ रहे हो इंडिया में, ये तो हो गए रोड वाले बॉर्डर्स। कौन से बॉर्डर्स हो गए? रोड वाले, बाय रोड, ठीक है। ऐसे ही इंटरनेशनली अगर हम लोग देखें, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, इन कंट्रीज के लिए बात करें तो इन कंट्रीज के लिए हमारे यहां से शिप जाते हैं। क्या जाते हैं? शिप। और शिप के लिए भी एक चेक पोस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टम स्टेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कस्टम स्टेशन। हर जगह पे जाके एक स्टॉपेज होती है, ठीक है। और ऐसे नहीं आप इलीगली कहीं पर भी, मतलब आप मान लो यूएसए से आ रहे हो शिप लेकर, और यूएसए से आ रहे हो, चेन्नई पोर्ट में एक एरिया बनाया गया है कि आपको यहां पर ही रुक सकते हो, ये वाला एरिया, और आप अपनी मर्जी से कहीं और लैंड कर रहे हो। आपको लगता है कि यहां पे लैंड करने दिया जाएगा? नहीं, आप इलीगल कर रहे हो ये काम। लोग ऐसे ही तो करते हैं, इलीगल यही तो होता है, स्मगलिंग। यहां पर क्यों रुका जब यहां पे अलाउड ही नहीं है, यहां पे कोई होएगा ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? ये एरिया तो खाली मैदान होगा, इस एरिया में कुछ अलाउड ही नहीं है, बट वो बंदा शिप लेके आता है, सामान यहीं पे उतारता है अपना, ठीक है। और गवर्नमेंट को कहां पता चलेगा, ऐसा कुछ सोचता होगा। और पुलिस ऑफिसर्स, जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, वो पूरे एरिया में तहकीकात करते रहते हैं। ये पूरे एरिया में कौन घूम रहे होते हैं? कस्टम के ऑफिसर्स। भाई साहब, गन भी होती है उनके हाथ में, पिस्टल, और गोलियां भी होती हैं, और वो चलाने के राइट भी रखते हैं, ठीक है। तो वो कभी भी शूट कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और उनके पास वो होता है जो जिससे आवाज़ दूसरे के बंदे के पास पहुंचे, वो एक वो स्पीकर नहीं होता वो, हाँ हाँ, तो कहने का मतलब है वो एक स्पीकर नहीं होता वो जो बड़ा सा जिसपे आवाज़, वॉकी टॉकी नहीं यार, माइक कह लो, लाउड स्पीकर, माइक कह लो, ठीक है। वो एक बड़ा सा होता है जिसका मुंह बहुत बड़ा, और वो आवाज जो भी बोलता है वो गूंजती है आवाज वहां तक। मेगा हॉल, अच्छा, इसके पास है भाई के पास, तो नॉलेज है ना, तभी तो कह रहा हूं, अच्छी बात। तो कहने का मतलब, कौन से? अरे तो क्या हो गया, वहां पे इंग्लिश तो, इंग्लिश बोलने वाले तो होंगे ही, इंग्लिश बोलने वाले तो होंगे ही, इंग्लिश सबको ले जा। तू पहले हंस ले, फिर बात करियो मुझसे, हंस ले अच्छे से पहले।
इसको वो इसको मन कर रहा है हंसने का, तो पहले हंस ले फिर बात करेंगे। मूवी देख के तो बता रही मैं। अच्छा, मूवी देख के बता रही है? कॉमेडी मूवी है कोई? चेन्नई एक्सप्रेस। अच्छा, उसमें ऐसे ही होता था? मैंने नहीं देखी। मैं शाहरुख खान की घटिया मूवी नहीं देखता। घटिया मूवी, शाहरुख खान की मूवी पहले मैं रिव्यू देखता हूँ, उसके बाद ही मूवी देखने जाता हूँ। शाहरुख खान की मूवी में देखने में पसंद ही नहीं करता, सारी बेकार मूवी होती है उसकी आज के टाइम पे। चलो अब इधर देखो, मेरे कहने का मतलब यहां पर ये है कि आप इलीगली कहीं पर गुड्स को नहीं उतार सकते, है ना? परमिशन चाहिए। क्या चाहिए? परमिशन। अच्छा, एयरक्राफ्ट भी, आप एयरक्राफ्ट भी, एरोप्लेन भी, ऐसे नहीं है कहीं भी रोडों पे लगा दिया, नहीं अलाउड, चाहे खाली रोड ही क्यों ना हो, नहीं अलाउड, मतलब नहीं अलाउड। अच्छा, आप इनफैक्ट आप ऐसा, अगर आपको इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ जाए तो गवर्नमेंट पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के तो आप इमरजेंसी लैंडिंग भी नहीं कर सकते। इमरजेंसी लैंडिंग में भी परमिशन चाहिए। पेट्रोल खत्म हो गया, फ्यूल खत्म हो गया ऊपर एयरक्राफ्ट का, तो अब इमरजेंसी लैंडिंग करनी है और आपके पास कोई और बेस नहीं मिल रहा, तो आपको एक आर्मी बेस पे उतारना पड़ रहा है। आर्मी बेस पे उतार दिया। अब आर्मी बेस पे कैसे उतार सकते हो? वहां पे है, खुला मैदान है, आप लगा सकते हो, बट पहले परमिशन लिए बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। परमिशन लेनी पड़ेगी, वो अलाउ करेंगे तो उतार पाओगे, वरना वो भी नहीं, वहां तू ऊपर ही हवा में ही रह चाहे कूद मार दे वहां से, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि नेशनल ट्रेड, और सॉरी, कहने का मतलब यहां पर यह कि आप इलीगली यहां पर कोई गुड्स नहीं उतार सकते। गवर्नमेंट से क्या चाहिए होगी आपको? परमिशन। कहां पे थे हम? कोस्टल गुड्स ना, कस्टम स्टेशन, सॉरी। तो कस्टम स्टेशन समझ में आ गया। कस्टम स्टेशन एयरपोर्ट के लिए भी क्या हो गया? एयरपोर्ट का स्टेशन, जो एयरपोर्ट जहां पर फ्लाइट्स रुकती हैं, ठीक है। सो राइट डाउन कस्टम स्टेशन, एनी कस्टम पोर्ट, एनी कस्टम पोर्ट, कॉमा कस्टम्स एयरपोर्ट, कस्टम पोर्ट, कॉमा कस्टम एयरपोर्ट, कॉमा इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल, कॉमा फॉरेन पोस्ट ऑफिस, फॉरेन पोस्ट ऑफिस और लैंड कस्टम स्टेशन, और लैंड कस्टम स्टेशन। ऑब्वियस है, ये जो कस्टम पोर्ट है वो किसके लिए? वेसल के लिए, वेसल मतलब शिप, और कस्टम एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए। इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल, जो लोग वहां से गुड्स को एक कोरियर के थ्रू, एक कोरियर पता चलता है ना आपको भाई, एक कोरियर भी होता है कि आप चाहो तो आपको खुद, जरूरी नहीं है कि कुछ सामान खुद लेके आना है, ठीक है, आप चाहो तो कोरियर करवा दो, ठीक है। कोरियर में एक प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो आपके लिए क्या कर देंगे? कोरियर, बट उनका चार्ज इतना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा चार्ज होता है कोरियर में। अगर आप जितना ज्यादा वेट होगा उसका, उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा? चार्ज, डबल, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कोरियर चार्ज लगा देंगे, ठीक है। और अगर सामान आपको बहुत सारा मंगवाना है तो आप कोरियर से नहीं मंगवाओगे, बहुत सारा मंगवाना है तो आप खुद का कंसाइनमेंट अलग से अपने शिप के, जो भी आप शिप लॉजिस्टिक वालों से बात करोगे और वो शिप के थ्रू ही करवा लोगे, क्योंकि वो चार्ज आपको कम पड़ेगा, कोरियर वाले चार्ज ज्यादा लेंगे। देखो, 2 वेज हैं। आपको, अगर आपको चाहिए कि मेरे को कुछ गुड्स मंगवाने हैं बाहर से और बहुत अच्छी क्वांटिटी मंगवानी है, ठीक है, तो उस गुड्स का अगर कोरियर वाले ले रहे हैं 2 लाख रुपए, इंपोर्ट पे कितने दे रहे हैं? 2 लाख रुपए, और ड्यूटी अलग देनी पड़ेगी आपको इंपोर्ट पे। उससे बेटर क्या है कि आप कंसाइनमेंट, जो लॉजिस्टिक्स वाले होते हैं जिनका काम ही शिपिंग होता है, गुड्स से लेके आना जाना, उनसे कॉल पे बात करो, उनको बोलो कि मेरे कुछ गुड्स हैं जो मुझे वहां से लेके आने हैं, वहां से आने हैं गुड्स, तो कितना कंसाइनमेंट का कितना खर्चा लग जाएगा? तो वो वेट पूछेंगे, वो वेट किया जाएगा और उस पर पता चलेगा आपको 1,20,000 या 1,30,000 देना है। समझ में आया? इतनी बड़ी शिप होती है, सिर्फ एक बंदे के लिए काम कर रही है क्या भाई? 200 500 कंसाइनमेंट्स एक टाइम पे जाते हैं, मेरी बात समझ रहे हो? एक बहुत बड़ी शिप, और उस शिप के अंदर क्या है? बहुत सारे कंसाइनमेंट्स होते हैं। मान लो यूएसए से आनी है शिप, तो यूएसए से शिप सिर्फ एक कंसाइनमेंट के लिए काम तो ना करेगी,
और तुम्हें क्या लगता है शिप का कितना खर्चा होता है? करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। पेट्रोल डीजल का खर्चा करोड़ में, और पेट्रोल डीजल का ये जो खर्चा है वो कैसे निकालेगी? वो सारा का सारा एक बंदे से थोड़ा ना निकालेगी। तुम्हारे 2 लाख के गुड्स हैं, 1 करोड़ का पेट्रोल का खर्चा कर देगी? नहीं। तो क्या करेगी? वो सारा खर्चा डिवाइड करेगी उन सारे कंसाइनमेंट्स के अंदर जितने कंसाइनमेंट्स हम लोग आपके लेके आ रहे हैं। सो अगर 200 बंदों के कंसाइनमेंट्स लेके आ रहे हैं तो उन 200 बंदों के ऊपर खर्चा क्या कर देगी? डिवाइड, वेट वाइज। और वेट वाइज डिवाइड करने के बाद फिर सारे खर्चे आपसे लेगी और सारा कवर अप हो जाएगा, उसका प्रॉफिट भी हो जाएगा, बल्कि जो उसके अंदर स्टाफ बैठा है उनका भी खर्चा निकल आएगा। वो सारा कुछ खर्चा निकालती, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री करती है ये। सो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल इज देयर, जहां पे इंटरनेशनली कोरियर्स जितने भी आ रहे हैं वो भी एक स्टेशन है। इसके अलावा फॉरेन पोस्ट ऑफिस, वो फॉरेन एरिया में है पोस्ट ऑफिस, वो भी एक स्टेशन है। और लैंड कस्टम स्टेशन किसके लिए है? बाय लैंड के लिए। बाय लैंड मतलब जब आप पाकिस्तान से, नेपाल से, चाइना बॉर्डर से इंडिया में आते हो तो आपको क्या मिलेगा? लैंड कस्टम स्टेशन। क्या मिलेगा? लैंड। इन सबको क्या बोलेंगे? कस्टम स्टेशन। तो बताओ, कस्टम पोर्ट वेसल वाला, कोस्टल कस्टम पोर्ट हो गया वेसल वाला, उसके अलावा कस्टम एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए, इसके अलावा इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल हो गया, फॉरेन पोस्ट ऑफिस हो गया, और लैंड कस्टम स्टेशन हो गया जो बाय लैंड है। इज दैट क्लियर? तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? कस्टम स्टेशंस। क्या हैं ये हमारे? कस्टम स्टेशंस। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं, ड्यूटीएबल गुड्स। सेक्शन 2 क्लॉज 14, ड्यूटीएबल गुड्स। any goods which are chargeable to duty, any goods which are chargeable to duty and on which duty has not been paid, and on which ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। ऐसे गुड्स जिसके ऊपर ड्यूटी लगनी चाहिए, चार्जेबल टू ड्यूटी एंड ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, अभी तक ड्यूटी दी नहीं गई। सेक्शन लिख लेना, सेक्शन 2 क्लॉज 14 है ये। कौन सा डेफिनेशन हम लिख रहे हैं? ड्यूटीएबल गुड्स। अभी आने वाले क्लासेस में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ड्यूटीएबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ऐसे गुड्स जिनके ऊपर क्या लग चुकी है? ड्यूटी। इंपोर्ट किया, ड्यूटी लग गई, तो इसको क्या बोलेंगे? ड्यूटीएबल गुड्स। और ड्यूटीएबल होने के बाद मतलब यह है कि ड्यूटी हो तो गई बट अभी तक ड्यूटी दी नहीं है। जब तक मैं ड्यूटी नहीं दूंगा मैं उसको क्या बोलूंगा? ड्यूटीएबल गुड्स। इज दैट क्लियर? सो एनी गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी एंड ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। नेक्स्ट लिखो, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट सेक्शन 2 क्लॉज 18। एक्सपोर्ट क्या है? बहुत ही सिंपल सी भाषा में, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया। टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया से लेके जा रहे हो ऑब्वियसली कहां, कौन से एरिया में? डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया। कोई भी डेस्टिनेशन जो कि आउटसाइड इंडिया है, तो इसका मतलब है इंडिया से आप किसी और डेस्टिनेशन में लेके जा रहे हो जो आउटसाइड इंडिया है, हम उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। इज दैट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, एक्सपोर्ट गुड्स। सेक्शन 2 क्लॉज 19, एक्सपोर्ट गुड्स। any goods which are to be taken, any goods which are to be taken out of India, which are to be taken out of India to a place outside India. Any goods which are to be taken out of India to a place
आउटसाइड इंडिया हम उनको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट गुड्स। एनी गुड्स विच आर टू बी टेकन आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ये वही डेफिनेशन है जो भी हमने एक्सपोर्ट की पढ़ी थी, सिर्फ उसके अंदर क्या ऐड कर दिया? गुड्स। बाकी तो सब सेम है, सिर्फ गुड्स ही तो ऐड कर दिए। वो गुड्स जो कि आउट ऑफ इंडिया लेके जाए जा रहे हैं, इज दैट क्लियर? हम उनको कौन से गुड्स बोलेंगे? एक्सपोर्ट गुड्स। सेक्शन 2 क्लॉज 19। गुड्स क्या होते हैं? नाउ गुड्स की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये जीएसटी वाली डेफिनेशन वाले गुड्स नहीं कर रहे हैं, हम गुड्स की डेफिनेशन कर रहे हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 22 ऑफ कस्टम्स एक्ट। ये कस्टम्स एक्ट की डेफिनेशन है गुड्स की। राइट डाउन सेक्शन 2 क्लॉज 22 गुड्स क्या है? राइट डाउन गुड्स इंक्लूड्स ए पार्ट लिखें, वेसल कॉमा एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स। वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स। Goods includes A part vessel, aircraft and vehicles. B part stores. B part stores, बताऊंगा अभी स्टोर्स क्या होते हैं। C part baggage. C part baggage. D part currency and negotiable instrument. D part currency and negotiable instrument. And E part any kind of movable property. Any kind of movable property. कोई भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है। हम बात कर रहे हैं कस्टम्स एक्ट में गुड्स की, और कस्टम्स एक्ट में गुड्स का मतलब ये है कि देखो इनका मतलब क्या होगा डेफिनेशन का, ताकि हम उन चीजों पर क्या लगा सकें? कस्टम ड्यूटी लगा सकें। बट जरूरी नहीं है जो भी चीजें इसमें लिखी हैं उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती ही हो, जरूरी नहीं है। बट स्टिल गवर्नमेंट यहां पर गुड्स की डेफिनेशन इसलिए दे रहा है क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर क्या लगेगी? कस्टम ड्यूटी। तो इंपोर्ट तो पता चल गया, गुड्स क्या होते हैं ये बात पता होनी जरूरी है। और गुड्स कौन कौन से हैं? वेसल, मतलब अगर आपकी शिप, वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, इनको भी गुड्स बोलेंगे। ये मूवेबल है या नहीं है? ये मूवेबल है या नहीं है? वेसल मूवेबल है या नहीं है? वेसल मतलब शिप। एयरक्राफ्ट मूवेबल है या नहीं है? वेसल्स। व्हीकल्स भी मूवेबल है या नहीं है? स्टोर क्या होता है? स्टोर भी मूवेबल होता है। स्टोर क्या होता है? स्टोर होता है जो शिप के अंदर छोटा सामान, किसका? जो स्टाफ नहीं होता, स्टाफ, अच्छा नहीं, स्टाफ का तो बैगेज हो गया। जो शिप के अंदर वो नहीं होती, कोई चीज़ खराब हो जाए, कोई चीज़ मतलब मान लो कुछ रिपेयरिंग के लिए कुछ सामान रखना होता है। आपको पता है कंपनी के अंदर भी स्टोर्स एंड स्पेयर्स रखते हैं। कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर स्टोर्स एंड स्पेयर्स रखते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्ट खराब हो जाए मशीन का इमीडिएटली, तो उस वक्त मैं रिपेयर वाले को बुलाऊंगा। इससे ज़्यादा बेटर क्या है? मेरे पास जो बंदे बैठे हुए हैं वो स्टोर से सामान निकालेंगे और उस सामान को ठीक कर देंगे। मतलब जो भी मेरी मशीन खराब हुई है उस मशीन को क्या करेंगे? ठीक करेंगे। तो मेरा क्योंकि टाइम लॉस होगा, अगर मैं रिपेयरिंग वाले को बुलाऊंगा, रिपेयरिंग वाला 2-3 घंटे लगा देगा, तो मेरा 3 घंटे प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और मुझे इमीडिएटली काम करने के लिए मैं अपने पास डिपार्टमेंट रखूंगा और मेरे पास स्टोर्स होंगे। स्टोर्स मतलब वो मटेरियल जिन मटेरियल से मैं रिपेयरिंग करूंगा। अरे आप अपने घर में भी तो स्टोर्स रखते हो, अपने घर में भी स्टोर्स रखते हो, रखते नहीं? प्लास, हथौड़ी रखते हैं घर के अंदर। भाई छोटे छोटे कामों के लिए बिजली वाले को या थोड़ी ना बुलाने लग जाओ, फोटो टांगनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन को बुला रहे हो, यार वो एक हथौड़ी मारनी है, उसके भी 100 रुपये ले जाएगा। नहीं बुलाओगे ना उसके लिए? ये तो आप खुद ही कर सकते हो या आपके पेरेंट्स करते हैं, है ना? कोई भाई बंधु कोई भी करता है, तो वो क्या इतना तो काम है, इसके लिए मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगा। इलेक्ट्रिशियन भी कहेगा बेवकूफ़ है। अगली बार जब 100 रुपये ले लेगा ना जब वो, तो उसके बाद तुम नहीं बुलाओगे। फिर तुम्हें रियलाइज होगा यार मैं खुद ही हथौड़ी रख लूँ। अब छोटे छोटे कामों के लिए तो ना बुलाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि सब लोग अपने घर में भी स्टोर्स रखते हैं। ये वही स्टोर्स की बात हो रही है, ठीक है? ये स्टोर्स किसकी बात हो रही है? जो वेसल में होते हैं। आप लोग लिखो कंज्यूमेबल आइटम्स। स्टोर्स में लिखो, स्टोर्स मींस कंज्यूमेबल आइटम्स
और रिपेयरेबल आइटम्स which is used in vessel or aircraft, which is used in vessel और aircraft। वेसल और एयरक्राफ्ट में जो ये रिपेयरेबल आइटम्स और ये जो कंज्यूमेबल आइटम्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं? स्टोर्स। क्या बोलते हैं? स्टोर्स। और यस, जब हम वेसल से सामान को लेके आ रहे होते हैं तो उसमें वेसल के अंदर स्टोर भी पड़ा होता है। बोलो हाँ या ना? पड़ा होगा, नहीं पड़ा होगा? अच्छा, और क्या होगा वेसल में जब मैं सामान लेके आ रहा हूँ? बैगेजेस। क्या होंगे? बैगेजेस। बैगेजेस किसके होते हैं? एक तो वो होते हैं जो लोग आ रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, उनका भी सामान होगा। बोलो हाँ या ना? जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, जो शिप में सामान, जो शिप में आप लोगों के सामान का ध्यान रख रहे हैं, क्या हो गया? किसी को दोनों नहीं चाहिए तो वो बिल्कुल कोने में चले जाए पीछे। कौन है? जा सकता है। किसको नहीं चाहिए दोनों? अगर किसी को थोड़ी ठंडक चाहिए तो आगे आ जाए, यहां ज्यादा ठंडक। आगे बहुत गर्मी है इधर। तो अगर सुनो मेरी बात, अच्छा बस, बैगेज का मतलब यहां पर क्या हो गया? जो लोग सामान लेके आ, जो ऑब्वियसली तुम्हारे सामान का ध्यान रख रहे हैं, वो खुद भी तो अपना सामान लेके आते, कपड़े कुपड़े नहीं लाएंगे। अरे भाई इधर पंखे को लटक जाओ पंखे से, बार बार पंखे की तरफ ध्यान, पंखा 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 कर रहे हो, क्या हुआ? तो ये बंद कर देती ना, ये चलाया क्यों था? गर्मी लग रही है तो आगे आ जाओ। हाँ हाँ, चलो इधर। अब हो गया, अब देखना पंखे की तरफ। इधर देखो, तो बैगेज में क्या लिखेंगे? राइट डाउन, बिलोंगिंग्स ऑफ। बैगेज मींस बिलोंगिंग्स ऑफ स्टाफ, बिलोंगिंग्स ऑफ स्टाफ। अच्छा, इसका मतलब बैगेज मतलब ये वो भी है जब हम लोग कभी आप इंडिया से बाहर जाओ, ठीक है, और जब कुछ सामान लेके आओगे, जब भी अपना सामान कुछ तो लेके आओगे, कपड़े कुपड़े, वहां से खरीदोगे नहीं खरीदोगे कुछ? भाई ऑब्वियसली खरीदेंगे, ठीक है। अब बाहर गए, इतने पैसे खर्च करके बाहर जाओगे तो वहां से थोड़ा सा और खर्चा ही सही, बड़ा बाहर से जरूर खरीदना चाहोगे, शॉपिंग करना चाहोगे। अब वो जो सामान आप लेके आओगे उसको बोलते हैं बैगेज। क्या बोलते हैं? बैगेज। अच्छा, बैगेज के अंदर और भी चीजें होती हैं, जैसे मोबाइल फोन ले आते हैं लोग बाहर से, ठीक है, या फिर कोई छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले आते हैं, ये सब चीजें बैगेज के अंदर कवर अप होती हैं। और यस, बैगेज इज ऑल्सो गुड्स। और आपको पता है बैगेज पे ड्यूटी लगती है 35%, कस्टम ड्यूटी 35%। तो जो भी उसकी वैल्यू होगी बैगेज की, उस वैल्यू पर 35% कस्टम ड्यूटी भी लगती है। पढ़ेंगे हम लोग आने वाली क्लासेस में। हालांकि बैगेज का कानून सिर्फ सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, सीएस वाले बच्चों के लिए नहीं है बैगेज का कानून। कितना अच्छा लगता है, कुछ नहीं है। चलो, हाँ बेटे, तुम सिर्फ डीटी पढ़ रहे हो, वो डीटी और जीएसटी दोनों पढ़ते हैं। हाँ, आने वाले क्लासेस, अभी तो नहीं है ना, अभी तो तुम बच गए। नेक्स्ट इज करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, करेंसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो गुड्स। करेंसी समझ गए? करेंसी मतलब इंडियन रुपीज, डॉलर, पाउंड, यूरोज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी, मैं ये कह रहा हूं कि ये भी गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किए हैं? गुड्स। गवर्नमेंट ने कहा ये गुड्स हैं, इनको भी डिक्लेयर करो। आप बाहर से यूरो पाउंड लेके आते हो, ठीक है, यूरो और पाउंड वगैरह लेके आते हो, तो गवर्नमेंट की नजरों में ये भी गुड्स हैं। ये नहीं है कि इनके ऊपर ड्यूटी लगेगी, बट यस, ये डिक्लेरेशन जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब चेक वगैरह, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक वगैरह, ये सब चीजें आपके क्या है? गुड्स हैं। एंड एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, आखिरी में बोल दिया एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अबे तो पहले ही बोल देते एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सारा ही कवर हो जाता। नहीं, बट वही है ना, मजे लेने हैं गवर्नमेंट ने भी, तो एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बोल दिया, मतलब जो बच जाए मूवेबल वाला, वो सब चीजें क्या है? गुड्स। तो बताओ, गुड्स की डेफिनेशन याद करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल्स। वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स एक साथ याद कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। नंबर 2 स्टोर्स, स्टोर समझ में आ गया। नंबर 3 बैगेजेस समझ में आ गए, बिलोंगिंग्स हो गए। नंबर 4
करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, और लास्ट एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो डेफिनेशन गुड्स की 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। फिर से नंबर 1 वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल्स, नंबर 2 स्टोर्स, नंबर 3, नंबर 4 करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, और लास्ट एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है? गुड्स। तू क्या बोल रही थी? अच्छा, कोई नहीं, वो भी एक ही बात है, हम गुड्स ही तो पढ़ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट राइट डाउन डेफिनेशन। इंपोर्ट, इंपोर्ट इंपोर्ट की डेफिनेशन है बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 23। इंपोर्ट की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 23। इंपोर्ट का मतलब राइट डाउन, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। क्या क्या आगे चलो? किसको बोल रही है? मुझे कह रही है तू आगे चलो? तेरी इतनी हिम्मत? अच्छा, ये बात तो सही बोली है तूने। नहीं, आगे चलो ऐसे भी तो बोल सकते हैं, पढ़ाओ आगे चलो। जाना है तो आगे आ जाओ भाई, किसको आना है आगे? अच्छा, अपने आप से ही बात कर रही है लगता है। होता है ना, ज्यादा पढ़ाई करते हैं ना तब। अच्छा, नेक्स्ट ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, लिखा है ये सबने? तो इंडिया में लेके आना कहां से? आउटसाइड इंडिया से। इसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। कितनी मुश्किल डेफिनेशन दी? नहीं, राइट डाउन इंपोर्टेड गुड्स। राइट डाउन इंपोर्टेड गुड्स, सेक्शन 2 क्लॉज 25। any goods bought into India, brought नहीं है, bought है, तो BOUGHT, bought into India from a place outside India, any goods bought into India from a place outside India but does not include the goods which have been cleared for home consumption, कह रहे कोई भी गुड्स जो कि इंडिया में लाए गए, कहां से? आउट ऑफ इंडिया से, यहां तक तो ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड द गुड्स विच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। मैं बताता हूं इसके बारे में, लिख लो पहले, लिख लिया सबने? विच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन वो इंक्लूड नहीं होते। तो होम कंजम्पशन, HOME, घर बेटा, घर, होम कंजम्पशन, डन। लिख लिया सबने यहां तक? फुल स्टॉप भी लगा देना आगे। अच्छा, अब इधर देखो, अब क्या होता है कि जो क्लियरेंस होती है, क्लियरेंस मतलब जब आपने शिप से सामान को उतार दिया, ये देखो, और जूम करके, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। शिप जो है थोड़ा डिजाइनर है, ठीक है। अब ये शिप से सामान को उतारा, और जब सामान को शिप से उतारने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन, क्या कह रही है बेटे? दूर से देख रहे हैं ना, तो छोटा छोटा दिख रहा है इसलिए। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं करना। क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, और सेकंड क्या हो सकता है? क्लियरेंस फॉर वेयर हाउस। मैं आपको होम कंजम्पशन मतलब समझा रहा हूं। अब क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन का मतलब तब होता है जब आपके पास जो आपकी ड्यूटी, रिक्वायर्ड ड्यूटी है, इज दैट क्लियर? कि मान लो इन गुड्स के ऊपर, मान लेते हैं इन गुड्स के ऊपर 1 लाख रुपए की क्या बनती है? ड्यूटी।
होम कंजम्पशन का मतलब होता है 1,00,000 रुपए के गुड्स, जो 1,00,000 रुपए की ड्यूटी है ना, वो आपने इसमें दे दी है। अगर आपने 1,00,000 रुपए की ड्यूटी दे दी तो आप गुड्स को कहां ले जाओगे? होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन मतलब डायरेक्ट घर। तो मेरे पास ऑप्शन होता है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं इंपोर्टर हूं, गुड्स मैंने पहचान लिए, मेरे ये गुड्स हैं। गुड्स पहचानने के लिए देखो, मैं जो जो बात बोल रहा हूं ना, ये पूरे कस्टम लॉ के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एक एक बात, एक एक वर्ड समझ गए? तो मैंने कहा ये जो गुड्स है ना, इस गुड्स के लिए इंपोर्टर को प्रूफ शो करना पड़ता है। क्या शो करना होता है? प्रूफ। ठीक है, कि ये गुड्स मेरे हैं, ये गुड्स मेरे हैं, वो प्रूफ शो करता है। और उस प्रूफ को शो करने के बाद वो गुड्स के दो ऑप्शन होते हैं उसके पास, या तो वो घर ले जाता है, घर मतलब घर लेके जाना मतलब फैक्ट्री, घर जो भी है। होम कंजम्पशन मतलब ड्यूटी दो, जो आपकी बनती है ले जाओ। और अगर आपके पास ड्यूटी नहीं है तो इन गुड्स को कहां रखवा दो? वेयर हाउस में। कहां रखवा दो? याद है मैंने कस्टम एरिया में वेयर हाउस दिखाया था, तो वेयर हाउस में रखवाओ टेम्परेरीली। जिस दिन आपकी ड्यूटी अरेंज हो जाए उसके बाद आप होम कंजम्पशन के लिए गुड्स को ले जाना। यानी क्लियरेंस फॉर वेयर हाउस है ना, उसके बाद क्या होता है? क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो पहले क्लियरेंस फॉर वेयर हाउस होता है और फिर होम कंजम्पशन। और ये होम कंजम्पशन बाद में क्यों है? क्योंकि हो सकता है आपके पास 3 दिन 4 दिन ड्यूटी है ही नहीं देने के लिए। तो जितनी ड्यूटी बनती थी, आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने गवर्नमेंट को क्या बोला? मैं ड्यूटी दे देता हूं, अब 3 दिन बाद आए, तो 3 दिन तक तो वेयर हाउस में पड़ा रहा गुड्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा? होम कंजम्पशन। जब भी आप ड्यूटी दोगे आप गुड्स को ले जाओ। तो कहने का मतलब यह है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट आपके पास दो ऑप्शन रखेगा, या तो आप ड्यूटी दो और ले जाओ, और या फिर आप अभी आप ड्यूटी नहीं दे सकते, आप वेयर हाउस में रखवा दो, बाद में ड्यूटी देना और उसके बाद गुड्स को ले जाना। समझ में आ रहा है? होम कंजम्पशन, इज दैट क्लियर? होम कंजम्पशन मतलब अगर ड्यूटी दी और गुड्स को आप ले गए तो हम उसको क्या बोलेंगे? होम कंजम्पशन। और वेयर हाउस एक होता है क्लियरेंस फॉर वेयर हाउस, जब मेरे पास ड्यूटी अभी नहीं है तो मैंने गवर्नमेंट को क्या बोला कि आप वेयर हाउस में रखवा रहा हूं मैं गुड्स को, ठीक है, मैं वेयर हाउस में रखवा रहा हूं, 3 दिन बाद आता हूं, 3 दिन बाद मैंने ड्यूटी दी और फिर होम कंजम्पशन के लिए ले गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब कह रहा है कि एनी गुड्स बॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड द गुड्स व्हिच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, इसका मतलब है होम कंजम्पशन वाले गुड्स को हम इंपोर्टेड गुड्स नहीं बोलते। होम कंजम्पशन वाले गुड्स को हम सिर्फ गुड्स बोलेंगे, इंपोर्टेड नहीं बोलेंगे। इंपोर्ट वो तब तक है जब तक गुड्स कस्टम एरिया में पड़े हुए हैं। कब तक? जब तक गुड्स कस्टम एरिया में पड़े हुए हैं। वेयर हाउस में भी पड़े तब भी वो इंपोर्टेड है, बट जब वो गुड्स उस गेट से बाहर निकल जाते हैं, होम कंजम्पशन के लिए निकल जाते हैं, तो हम उन गुड्स को गुड्स बोलेंगे। सिर्फ क्या बोलेंगे? सिर्फ गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स नहीं बोलेंगे। ये कस्टम ऑफिसर्स की लैंग्वेज है। कस्टम ऑफिसर किस चीज को क्या बोलता है, मैं वो बात समझा रहा हूं। तो बताओ कस्टम ऑफिसर क्या कह रहा है कि इंपोर्टेड गुड्स कौन से गुड्स हैं? ऐसे गुड्स जो बाहर से लेके आए, कहां पर? इंडिया में। और वो गुड्स नहीं होते इसके अंदर जो होम कंजम्पशन के लिए ले गए। इसका मतलब है कौन से गुड्स होते हैं? जो कस्टम एरिया में पड़े हुए हैं, वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? ये आपने डेफिनेशन नोट कर ली थी ना, ये नोट कर लो। तो आप एक काम करो, आप ऐसे नोट करो, क्लियरेंस जो है वो दो तरीके की होती है। एक होती है क्लियरेंस होम कंजम्पशन, एक होती है क्लियरेंस वेयर हाउस। वेयर हाउस से जब भी आप गुड्स लेके जाना चाहो तो फिर आप क्लियरेंस किस चीज की देते हो? होम कंजम्पशन। ये क्लियरेंस का एक सर्टिफिकेट होता है बेटा। ये क्लियरेंस कौन देगा? कस्टम डिपार्टमेंट देगा। कौन देगा? गिवन बाय कस्टम डिपार्टमेंट। हाँ, बट ये क्लियरेंस कस्टम डिपार्टमेंट देगा, और फिर इस चीज के लिए पहले आप अप्लाई करोगे तभी तो देगा। पहले वो अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे? कि मुझे गुड्स को लेके जाना है, ठीक है। इस क्लियरेंस के लिए, जो आप गुड्स को लेके जाने के लिए क्लियरेंस करना चाहते हो, मतलब आप लेके जाना चाहते हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने बनाई है बिल ऑफ एंट्री। क्या बनाई है? ये लो, डॉक्यूमेंट भी लिख लो। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है दोस्तों? बिल ऑफ एंट्री।
इस डॉक्यूमेंट का नाम है बिल ऑफ एंट्री। सो बेसिकली बिल ऑफ एंट्री ये वो बिल है कि अगर मैं गुड्स को लेके जाना चाहता हूं घर, तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। कौन सी वाली? होम कंजम्पशन वाली। एक होती है बिल ऑफ एंट्री कौन सी वाली? वेयर हाउस में रखवाने वाली। तो वेयर हाउस में रखवाना है तो ठीक है, आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है कि ये गुड्स मेरे हैं, आपको गवर्नमेंट को ये शो करना है कि ये गुड्स मेरे हैं। वो करने के बाद बिल ऑफ एंट्री दी, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी, कब आओगे लेने के लिए? गवर्नमेंट ने वो एक डेट डाल दी, आपको बता दिया 3 दिन 4 दिन, जो भी आप 4 दिन में आ जाओगे। तो 4 दिन का चार्ज आप वेयर हाउस का दोगे, गुड्स की ड्यूटी दोगे, और उसके बाद आप गुड्स को क्या कर जाओगे? होम कंजम्पशन। बेटा बट तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए। पूरे कोर्स में तूने पहली बार हाथ उठाया नहीं? क्या बात है, क्या बात है, अच्छा लगा बेटा। नहीं नहीं, अरे नहीं यार, इसमें मजाक वाली बात नहीं, बट अच्छा लगा मुझे। हाँ, क्लेम? क्लेम क्या, किस चीज का? जिसका, अच्छा मतलब लेने ही नहीं आया। अच्छा, अब ये मूवी वाली, ये मूवी वाली बात कर रहा है अब तू। एक मूवी आपने देखी होगी वो हाँ, देखा कितना चला गया इसके मूवी, इसका दिमाग मूवी में चल रहा था। बदमाश कंपनी मूवी देखी है सबने? किसने नहीं देखी? नहीं देखी, काफियों ने नहीं देखी। इसका मतलब मैं पिक्चर में बताता हूँ, एक्चुअल में वो स्टोरी बिल्कुल सही स्टोरी है और वो इम्पोर्ट के साथ बहुत मैच करती है। ध्यान से सुनना, ये थोड़ी स्टोरी मैं अनुष्का और ये मैं स्टोरी वो शाहिद कपूर की नहीं बताने वाला। हाँ, हम भाड़ में जाए, हमें वो थोड़ा लेना देना, हमें तो क्रक्स समझना स्टोरी का। हद हो गई, शाहिद कपूर क्या कर रहा है। अच्छा इधर देखो, हुआ ये, इस मूवी की स्टोरी के अंदर होता क्या है कि इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। होता क्या है कि कस्टम वाले आपसे ड्यूटी लेते हैं, ठीक है? तो वो लोग क्या करते थे, रीबॉक कंपनी के साथ उन्होंने एक टाई अप किया, मतलब वो यूएस से गए, ऑस्ट्रेलिया गए, जहां पर भी गए वो दूसरे देश में गए, और उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ इंपोर्ट करेंगे, शूज इंपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या किए, काफी शूज इंपोर्ट किए, काफी, मतलब मान लेते हैं कि एग्जांपल लेकर एक रफ आइडिया, 1 लाख, कितनी क्वांटिटी? 1 लाख, 1 लाख रीबॉक शूज, ठीक है? हर तरह की वैरायटी के, हर तरह के, मतलब वैरायटी के, ऑब्वियसली वैरायटी वाइज क्या होता है, चीजें महंगी होती है ना, तो रीबॉक के शूज उन्होंने खरीद लिए। किससे खरीद लिए? रीबॉक वालों से या फिर एडिडास, जिन जो भी कंपनी है, मान लो रीबॉक से खरीद लिए, ठीक है? अब कितनी क्वांटिटी खरीद ली? ये लोग ना, इन्होंने अपनी कंपनी बनाई, उन्होंने दिमाग लगाया कि यार कैसे हम ड्यूटी से इवेड करें। ड्यूटी इवेड मतलब ड्यूटी की चोरी, कैसे ड्यूटी की चोरी करें। 1 लाख शूज को इंपोर्ट किया। पहले तो इंपोर्ट करते समय इन्होंने एक किया गफला। क्या गफला किया? इंपोर्ट करने से पहले, मतलब इंपोर्ट कहां जाना है? इंडिया में ना। इंडिया में जाने से पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना इस 1 लाख शूज को, 1 लाख शूज को, जो उसके 1 लाख शूज थे, उसके जो लेफ्ट वाले शूज थे, लेफ्ट वाले, लेफ्ट, एक लेफ्ट लेग के होते हैं और एक राइट फुट होते हैं, जो लेफ्ट वाले और राइट वाले ना, वो उन्होंने क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। कहने का मतलब जो जोड़ा होता है ना लेफ्ट और राइट का, उन्होंने लेफ्ट के अंदर दूसरा कोई लेफ्ट डाल दिया। मतलब लेफ्ट के साथ क्या होना चाहिए था? राइट लेग का शूज होना चाहिए था, बट उन्होंने क्या किया, लेफ्ट लेग के साथ क्या कर दिया, लेफ्ट लेग का ही कोई और शूज डाल दिया। तो 2 लेफ्ट फुट वाले शूज एक ही डब्बे के अंदर, तो एक तरफ लेफ्ट वाले कर दिए और एक तरफ कर दिए सारे, और एक कंसाइनमेंट भेज दिया कहां पे, मान लो चेन्नई, और एक कंसाइनमेंट भेज दिया मान लो केरला, चलो केरला, ठीक है? तो एक पोर्ट में भेज दिया, चेन्नई पोर्ट में, और एक भेज दिया कहां पे, केरला पोर्ट में। हुआ क्या? हुआ ये कि चेन्नई में जब ये पोर्ट पे उतरा तो शूज लेने के लिए कोई आया ही नहीं। कितने शूज थे? 1 लाख डब्बे, 1 लाख डब्बे सारे लेफ्ट फुट वाले। और केरला पोर्ट पे जब पहुंचा, नहीं सॉरी, राइट पोर्ट, चेन्नई पे पहुंचा तो राइट फुट वाले, और केरला पोर्ट पे जब पहुंचा तो 1 लाख डब्बे कौन से वाले? राइट, लेफ्ट फुट वाले, ठीक है? मैं अब इसका समझा रहा हूं जो तू कहना चाह रहा ना, वो वाली बात। तो इसमें हुआ ये कि इन लोगों ने बड़ी समझदारी से इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर हम लोग लेने ही ना जाएं तो अल्टीमेटली क्या होता है। गवर्नमेंट का एक कानून है, गवर्नमेंट का कानून है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। गवर्नमेंट का कानून है कि अगर इसका कोई मालिक नहीं मिला, कितने दिन? 30 दिन। कितने दिन?
तो इन शूज को क्या कर दिया जाएगा? डिस्पोज। क्या कर दिया जाएगा? डिस्पोज का मतलब ऑक्शन कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। ऑक्शन समझते हो? ऑक्शन समझते हैं सब। ऑक्शन में क्या होगा? न्यूज़पेपर के अंदर ना नोटिस आएगा कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? ऑक्शन कर रहे हैं। ये शूज है। तो केरला वाला पोर्ट में, केरला पोर्ट में ऐसा हुआ होगा तो वो देख रहे होंगे लेफ्ट लेग, किसी में तो लेफ्ट लेफ्ट फुट के हैं, और चेन्नई वाले देख रहे होंगे इसमें सिर्फ राइट फुट के हैं। चेन्नई वालों ने अपने न्यूज़पेपर में वहां डाल दिया और इन्होंने भी न्यूज़पेपर में डाल दिया। ठीक है जी, लोग आ गए, और उनमें से वो लोग भी थे जो लोगों ने ये काम किया। अब इसमें पता है क्या था? इस पे ड्यूटी बहुत ज्यादा अमाउंट की थी। मतलब अगर मान लो 1000 रुपए का शू है ना, तो इसके ऊपर 1000 रुपए के शू पर, एक एग्जांपल है, 1000 रुपए के ऊपर शू के ऊपर करीब 60% तक ड्यूटी थी। 1000 रुपए के शू कितने रुपए की होगी? अब इस 600 रुपए पर यूनिट को बचाने के लिए इन्होंने दिमाग लगाया। भाई 1600 रुपए का तो इनको शू पड़ गया, फिर अपना प्रॉफिट भी तो कमाएंगे ये लोग। 1600 में प्रॉफिट डालेंगे, 1000 तो 2600 रुपए का बिकेगा। तो नॉर्मली लोग 1000 रुपए कमाते थे, इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि ये 600 रुपए भी क्यों ना बचाएं हम। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर इन्होंने सोचा कि 30 डेज में डिस्पोज ऑफ करने वाली जो कहानी है वो गवर्नमेंट का कानून है, और गवर्नमेंट ने कानून निकाला, जब बोला तो ऑक्शन निकाल दिया। ऑक्शन में वो लोग भी आ गए, बेस बदल के अब आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम ये शूज खरीदना चाहते। अब हुआ ये कि जब किसी को बताया गया ना, ऑक्शन में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, ऑक्शन में डिक्लेयर किया ये रीबॉक कंपनी के 1 लाख शूज हैं हमारे पास, बट प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ राइट लेग वाले, सिर्फ राइट फुट वाले। तो सब हैरान, ये सारे ऑक्शनियर जो कस्टमर्स आए हुए थे, क्लाइंट्स जो आए हुए थे, उन्होंने कहा 1 लाख राइट वाले, इसका क्या करेंगे? ये तो वेस्ट है हमारे लिए। मुझे एक बात बताओ, आपको सिर्फ राइट शूज दे दूं, लेफ्ट वाले नहीं मिले तो कैसा लगेगा? वैल्यू होगी उसकी? कोई वैल्यू नहीं है, अजीब से ही लगोगे नहीं, तो वो जो है प्रॉब्लम आएगी ना। तो इसलिए वैसे ही कुछ हुआ वहां पर। उन्होंने शूज को क्या किया कि जब वहां पे जब ये बात अनाउंस करी तो सारे ऑक्शन जो जितने भी लोग थे ना, वो सब उठ गए वहां से, सब उठ गए। और उठने के बाद, बेटे फोन को नीचे रख दे या मेरे को दे दे, तेरे लिए कहानी सुना रहा हूं, तेरे फोन पे लग गया। पिक्चर में स्टोरी देख रहे हैं, अब इधर देख। 1 लाख शूज का जो आपने इंपोर्ट किया, उसके बाद जब ऑक्शन के लिए बोला गया कि हाँ राइट फुट वाले, तो सारे उठ गए। उसमें से सिर्फ 1-2 बंदे थे जो बैठे रहे। वो कौन थे? वो वही बंदे थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों को ना हम कबाड़ियों का काम है, हमारा स्क्रैप का काम है, ये शूज़ वैसे तो किसी काम के हैं नहीं, तो हम आपको कुछ लमसम पैसा दे देते हैं इसके। अब 1 लाख शूज़ के 600 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कितने रुपए की ड्यूटी आनी चाहिए थी? 6 करोड़ की ड्यूटी आनी चाहिए थी। कितने रुपए की? 6 करोड़ की ड्यूटी आनी चाहिए थी। और उन्होंने सिर्फ 3 से 5 लाख रुपए देकर स्क्रैप में यह सामान उठा लिया एज अ स्क्रैप डीलर। ये शो कर दिया कि स्क्रैप डीलर 5 लाख रुपए दिए, लो जी 5 लाख रुपए, शूज पकड़े अपने हाथ में। दूसरी तरफ राइट लेग वाले, जो लेफ्ट वाले थे, वो कहां पड़े हुए हैं? केरला पोर्ट में। तो केरला पोर्ट से भी उठाए, ठीक है, चलो भाई वहां से उठाए, और वहां से भी 5 लाख रुपए दिए। और कितने रुपए दिए? 5 और 5 कितने होते हैं? 10। और कितने रुपए देने थे? 6 करोड़। 5 करोड़ 90 लाख का तो आपने ऐसे ही फायदा उठा लिया। और क्या हुआ? एक जगह पे मिले, लेफ्ट वाले राइट वाले के साथ मिक्स कर दिया, डब्बा नया बना दिया, नया डब्बा, लेफ्ट राइट मिक्स। जो लेफ्ट वाला था, 2 लेफ्ट वाले थे ना, उसने राइट कर दिया, और सारे मिला के भाई साहब 0 वैल्यू से फुल वैल्यू पे ले आए, और कोई ड्यूटी नहीं लगी। दिमाग तो बहुत बढ़िया था ये। और आपको पता है ये प्रैक्टिकल केस है, ये ऐसा हो चुका है। ये जो पिक्चर बनी थी ना, ये पिक्चर प्रैक्टिकल स्टोरी पे बनी हुई है, लोगों ने किया है ऐसा। बड़े दिमाग लगाते हैं भाई सब लोग, बहुत दिमाग लगाते हैं हमारे देश में, ठीक है भाई। मतलब ये नहीं है कि पैसे कमाने का जो दिमाग है ना, उनका हमेशा टेढ़ा दिमाग ही चलता है पैसे कमाने। मतलब ये नहीं सोच रहे कि लीगल रास्ते से कैसे कमाना है, नहीं नहीं नहीं, पैसे कमाने कुछ चोरी से ही, दिमाग वही चीज पे चलता है। जो भी है, कहने का मतलब है इसी तरीके से उन्होंने शूज का किया, इसी तरीके से फिर उसके बाद सॉक्स और ग्लव्स नहीं होते, वो ग्लव्स, वो जो एडिडास और रीबॉक से लेकर ग्लव्स, वैसे ही लेफ्ट वाले एक साथ, राइट वाले एक साथ, ऐसे ही करने। और 3-4 बार जब किया ना, तो उनको पता चल गया कि यार ये गड़बड़ क्या है, हर थोड़े टाइम पर ऐसे ही आते हैं।
फिर इनको शक पड़ा, और शक होने के बाद फिर उन्होंने स्क्रूटनी करी, और उसके बाद पता चला कि ये जो स्क्रैप डीलर है पहले इनको पकड़ो तो इन्हीं को पकड़ा, और फिर बाद में ये लोग, ये स्टोरी इनकी खत्म हो गई वहीं की वहीं, क्योंकि ये इलीगल ट्रेड कर रहे थे, जबकि ये ऐसा कहीं कानून में लिखा नहीं है कि इलीगल है। भाई आप लोगों ने इसके ऊपर कोई कानून बनाया नहीं, हमारी क्या गलती है। बट हुआ ये कि टैक्स को इवेड करने के लिए, चोरी करने के लिए आप कर रहे हो, तो ये वाली पेनलाइजेशन आपके ऊपर लगेगी कि आप क्या कर रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हो, क्योंकि आपने एज इट इज तो इंपोर्टेड आर्टिकल खरीदा ही नहीं। आप इंपोर्ट करके सामान को क्या कर रहे हो, कभी कुछ सामान उधर बेच दिया, कुछ सामान इधर बेच दिया, ये तो टैक्स बचाने की क्या है, ट्रेड, ये तरीका है, टैक्स बचाने का तरीका है, टैक्स इवेजन है। तो गवर्नमेंट ने प्रूव किया कि टैक्स की चोरी है, इस वजह से उसके ऊपर क्या लगाई गई, जेल, जुर्माना वगैरह जो भी चीज। ये चीज अब के टाइम पे अगर कोई करता है तो वो पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा, कोई काम करता है ऐसा, क्योंकि अब सामने आ चुकी हैं, स्टोरीज आ चुकी हैं, पिक्चर भी बन चुकी है इसके ऊपर, ठीक है। स्टोरीज पहले बन चुकी हैं, बहुत पहले की बात है, 1990s में ही बन चुकी है। हाँ, वेयर हाउस में आप 100 दिन रखो, 200 दिन रखो, वेयर हाउस का तो चार्ज देना है भाई, वेयर हाउस का तो क्या देना है, चार्ज। वेयर हाउस में तो आप जितने मर्जी दिन रखो, जितने दिन रखोगे उतने दिन का क्या लगेगा, चार्ज। डिस्पोज तो ये है कि गुड्स का अगर मान लो मालिक ही नहीं मिला, वेयर हाउस में रखने के लिए तो क्या चाहिए, मालिक चाहिए ना, मालिक ही तो रखवाएगा कि गुड्स मेरे को कहां रखवाने हैं, वेयर हाउस में। अगर मालिक ही नहीं मिला तो ये प्रॉब्लम डिस्पोज की तब होगी जब मालिक ही नहीं है। गुड्स क्या है, लापता गुड्स हैं, गुड्स क्या है, लापता, कोई ओनर ही नहीं है इनका। जब ओनर ही नहीं है तो क्या करूंगा, डिस्पोज ऑफ ही करूंगा, और क्या करूं। हो सकती है इन गुड्स की इंश्योरेंस हो, गुड्स की इंश्योरेंस होती ही है जनरली, जब भी शिपिंग होती है ना गुड्स की इंश्योरेंस कराने के बाद ही भेजा जाता है गुड्स। इंडिया में आए या इंडिया से बाहर जाए, जब भी शिपिंग होती है या एयरक्राफ्ट से जाता है, तो गुड्स हमेशा क्या होगी, इंश्योर्ड होके ही जाती हैं, अलाउड ही नहीं है इंश्योरेंस के बिना। आपको पता है, आप भी जब इंडिया से बाहर जाते हो ना, तो आपकी इंश्योरेंस होनी जरूरी है, उसके बिना आपको वीजा ही नहीं मिलेगा। टिकट में, आइटनरी में दिखाना पड़ता है, आइटनरी दिखा दी, टिकट दिखाई, और टिकट के साथ आपको आपकी इंश्योरेंस भी दिखानी है। इंश्योरेंस नहीं होगी तो आपको जाने ही नहीं देंगे बाहर, क्या पता हवा दिया हो। मतलब कुछ भी हो सकता है ना, इंश्योरेंस मैंडेटरी है, समझ गए। तो कहने का मतलब यहां पर ये था, उस वाले केस में वो 30 डेज वाला पॉइंट ये था। चलो, तो इंडिया की डेफिनेशन हम लोग, इंपोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, समझ में आया। नेक्स्ट इज इंडिया, राइट डाउन इंडिया। आप कहोगे सर इंडिया, इंडिया भी हमें पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। राइट डाउन इंडिया में क्या आता है, सेक्शन 2 क्लॉज 27 इंडिया की डेफिनेशन। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, जो पिछली क्लास में कराया था, टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। और दोस्तों, टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं, ये इंडिया का जो ये जो कोस्ट एरिया होता है, क्या होता है, कोस्ट एरिया। इस कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल, कितना बेटा, 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल्स, 12 NM। बेटा समुंदर में जो डिस्टेंस होता है ना, वो नॉटिकल माइल से नापा जाता है, और वैसे किलोमीटर्स वगैरह में, जैसे रोड में तो हम किलोमीटर्स देखते हैं, इसमें क्या होता है, नॉटिकल माइल्स। और 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर्स। जो नॉटिकल माइल है वो लगभग 1.853 किलोमीटर्स के बराबर है। नॉटिकल माइल, NAUTICLE, तो ये जो 12 नॉटिकल माइल है ना समुंदर में, इस एरिया को बोला जाता है ITW, इंडियन टेरिटोरियल वाटर, या टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, एक ही बात, ठीक है। ये इंडिया की टेरिटरी है, 12 नॉटिकल माइल, मतलब लगभग करीब 21 से 22 किलोमीटर बनेंगे पानी के अंदर, कितना, 21 से 22 किलोमीटर, ये इंडिया का टेरिटरी है। यहां पर जब भी कोई शिप दिख गया ना, जैसी एंट्री कर गया ये शिप इंडिया के 12 नॉटिकल माइल के अंदर, तो वो मान लिया जाएगा कि उन्होंने क्या कर लिया, इंपोर्ट, क्या कर दिया, इंपोर्ट। शिप इंडिया में 12 नॉटिकल माइल के अंदर चली गई ना, तो मतलब उन्होंने इंपोर्ट कर लिया।
इज दैट क्लियर? अब क्या होते हैं, बहुत लोग बहुत चालाक होते हैं, लोग क्या करते हैं कि इन 12 नॉटिकल माइल के अंदर ही एक और शिप ले आते हैं, दूसरी इंडियन शिप, सामान को इधर से इधर, ठीक है, वहीं पर ही, पोर्ट में नहीं, पोर्ट से पहले ही। अभी कौन सा गवर्नमेंट को पता चलने वाला है, कोई ऑफिसर दिख नहीं रहा, कर लो चोरी छुपे, और फिर ये शिप वापस। तो ऐसे इलीगल स्मगलिंग और ये सब चीजें चलती है हमारे देश के अंदर, बहुत लोग ऐसे करते हैं। तो इसी वजह से तो क्या होता है, कस्टम, ये जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, ये कस्टम ऑफिसर्स पूरा टाइम, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं बोट पर, स्पीड बोट्स होती हैं इनके पास, ये स्पीड बोट्स लेके घूम रहे होते हैं, पूरा टाइम उनका यही काम होता है, ध्यान होता है कि कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा हमारे देश में। ये इंडिया की क्या है, टेरिटरी, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। अच्छा, इसके बाद 12 नॉटिकल माइल के बाद ना 12 नॉटिकल माइल और दिए गए हैं। ये इन 12 नॉटिकल माइल के बाद 12 नॉटिकल माइल और, यानी टोटल कितना हो गया, 24 नॉटिकल माइल। इन 12 नॉटिकल माइल को बोलते हैं इंडियन कॉन्टिजुअस जोन, कॉन्टिजुअस जोन। लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे लिख चुके हैं पहले, ये मैं पहले करा चुका हूं, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ वो लिख लें। ये जो 12 नॉटिकल माइल है, यहां से लेकर यहां तक, इस एरिया तक, हम इनको क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्टिजुअस जोन। और इंडियन कॉन्टिजुअस जोन यहां से लेकर, जीरो से लेकर पूरे 24 नॉटिकल माइल तक के एरिया को बोलते हैं इंडियन कस्टम वाटर। क्या बोलते हैं, इंडियन कस्टम वाटर, ICW, इंडियन कस्टम वाटर। ये वो 24 नॉटिकल माइल है जिसका राइट किसको दिया गया है, कस्टम डिपार्टमेंट को दिया गया है। किसको दिया गया है, कस्टम डिपार्टमेंट। पूरी पावर, पूरी अथॉरिटी है कस्टम डिपार्टमेंट के पास, ये कुछ भी कर सकते हैं 24 नॉटिकल माइल तक। समुंदर के राजे कह लो इनको, ठीक है, ये समुंदर में ना, ये 24 नॉटिकल माइल तक कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये पूरा राइट है यहां तक 24 नॉटिकल माइल। इज दैट क्लियर? 12 नॉटिकल माइल तो इंडिया की टेरिटरी है, और 12 के बाद का जो एरिया है, ये इसको बोलते हैं इंडियन कॉन्टिजुअस जोन। ये एक्चुअल में सिर्फ कस्टम वालों के लिए एक्सटेंड किया गया, तो इसका नाम की कोई वैल्यू नहीं है इंडियन कॉन्टिजुअस जोन की, बट सिर्फ इसका बोल दिया गया कि ये कस्टम वालों की यहां से और यहां तक क्या है, एक्सटेंशन। कितनी और, 12 और, तो टोटल कितनी हो गई, 24। तो पूरे 24 को बोलेंगे इंडियन का कस्टम वाटर, इंडियन कस्टम वाटर। और इसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक, कितना, यहां से लेकर यहां, ये कितने एरिया है, 200 नॉटिकल माइल। समझ रहे हो? ये जो 200 नॉटिकल माइल का एरिया, इसको बोलते हैं EEZ। क्या बोलते हैं, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इन जोन, ये वो जोन हैं जहां पर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो। कौन करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडिया की गवर्नमेंट। जैसे कि आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करना, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना, मैंने बताया था ना, स्पेन ने अपने आसपास 2 आइलैंड बनाए हैं नए रिसेंटली। स्पेन ने अपने देश के पास 2 आइलैंड आर्टिफिशियल क्रिएट किए ताकि उनके पास टूरिज्म आ सके, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इज दैट क्लियर? दुबई आइलैंड बना चुका है, ठीक है, दुबई ने तो अपने ही एरिया के अंदर ही क्या बना दिए, बीच बना दिए, नकली बीच, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो नकली है। दुबई के अंदर कोई बीच नहीं है, बट दुबई के अंदर बीच बनाया गया आर्टिफिशियल। मतलब दुबई एक ऐसा देश है जिस एरिया के अंदर ना आप, वो उन्होंने सब कुछ आर्टिफिशियल करके भी तुम्हें लगेगा बिल्कुल नेचुरल है। मतलब ये वो एरिया है जो एक रेगिस्तान है, मतलब रेत है सारी वहां पर, और रेत पे उन्होंने क्या बना दिया, पानी इकट्ठा कर दिया, सब जगह से पानी। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, ये कोई मजाक काम नहीं है, बहुत 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 बड़ी सोच थी इसके बीच। तो EEZ, इस एरिया से लेके इस एरिया को EEZ कहते हैं दोस्तों, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसके बाद का जितना भी पानी है, इसको बोलते हैं हाई सीज। ये कॉमन वाटर्स है। क्या है ये, कॉमन मतलब किसके लिए, सबके लिए, सारी कंट्री के लिए, कोई भी कंट्री इसका बेनिफिट उठा सकती है। इज दैट क्लियर? मतलब यहां पे शिप यहां तक घुमा लो जितनी मर्जी, यहां पे घूम के फिर वापस चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आना स्टार्ट करते हो ना, तो
गवर्नमेंट का नज़र यहाँ पर पड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब कस्टम के जो ऑफिसर हैं वो ध्यान रखते रहते हैं, बाइनोकुलर्स उनके पास बढ़िया वाले, बेहतरीन, हमारे वाले गेम वो छोटे छोटे वाले नहीं, ठीक है, बढ़िया वाले बाइनोकुलर्स जो दूर तक जज कर लेते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं, ठीक है, पूरा आइडिया मिल जाता है उनको। वो पूरा उनके पास बाइनोकुलर होता है, वो हर वक्त यही देखते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, क्या है, कैसे कौन एंट्री कर चुका है इस एरिया के अंदर, टेरिटोरियल वाटर्स में। तो वो ये चीज़ देखते रहते हैं। और फिर स्पीड बोट तो होती है, स्पीड में पहुंच जाते हैं वहां पे, गन तान देते हैं। ये नोट करने वाली चीजें हैं, ये एग्जाम में ऐसे नहीं आएगी, बट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि 12 नॉटिकल माइल तक क्या है इंडियन टेरिटोरियल वाटर, उसके 12 नॉटिकल माइल आगे के इंडियन कॉन्टिजुअस जोन, टोटल क्या है ये इंडियन कस्टम वाटर, उसके बाद का जो पूरा एरिया है, इसके बाद 0 से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद के एरिया को बोलते हैं हाई सीज। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन कस्टम वाटर, सेक्शन 2 क्लॉज 28 लिखेंगे सारे। इंडियन कस्ट नहीं, हम लोगों ने अच्छा इंडिया ही लिखा था, अभी इंडिया लिखा था ना। टेरिटोरियल वाटर्स आप लोग लिख लो, टेरिटोरियल वाटर्स इंडिया की डेफिनेशन के अंदर ही, टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड अप टू territorial waters extends up to 12 nautical mile from the baseline on the coast of India, from the baseline on the coast of India. Territorial waters extends up to 12 nautical miles from the baseline on the coast of India. लास्ट 3 डेफिनेशन रह गई हैं, ये भी खत्म करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं इंडियन कस्टम वाटर। मैंने अभी आपको बता भी दिया इंडियन कस्टम वाटर कितने तक का एरिया होता है, 24 नॉटिकल माइल। सो राइट डाउन इंडियन कस्टम वाटर, सेक्शन 2 क्लॉज 28, write down Indian custom water, the water extending into sea, the water extending into sea up to the limit of, up to the limit of, वैसे तो लिमिट देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लिखा हुआ है, बट ये मैं बताता हूं क्या लिखा है, अप टू द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, up to the limit of exclusive economic zone under section 7 of the territorial waters. Under section 7 of territorial waters, comma, continental shelf, continental shelf, comma, EEZ, EEZ यानी वही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एंड अदर मैरीटाइम जोन, अदर मैरीटाइम MARITIME मैरीटाइम जोन एक्ट 1976। ये पूरे एक्ट का नाम है बेटा, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, EEZ एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976। ये पूरा एक्ट है। Section 7 of territorial waters, comma, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zones act 1976। तो गवर्नमेंट ने कहा वाटर एक्सटेंडिंग इनटू द सी अप टू द लिमिट ऑफ EEZ अंडर सेक्शन 7 ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स, यानी ये वाला एक्ट है, इसका सेक्शन 7 में जो लिखा हुआ है। अब इसके सेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा है वो नोट,
ICW, नोट लिखो, ICW extends up to 24 nautical mile. ICW extends up to 24 nautical mile from the baseline on the coast of India. From the baseline on the coast of India. तो 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है बेटा? टेरिटोरियल वाटर्स, और 24 नॉटिकल माइल तक के एरिया को बोलते हैं इंडियन कस्टम वाटर. ठीक है, और गवर्नमेंट ने इंडियन कस्टम वाटर की डेफिनेशन में सिर्फ ये लिखा है, द वाटर एक्सटेंडिंग इनटू द सी अप टू द लिमिट ऑफ EEZ अंडर सेक्शन 7. तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 7 में ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है क्या? 24 नॉटिकल माइल, जो हम लोग नीचे लिख रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने बोला बस यही है कि द वाटर एक्सटेंडिंग इनटू द सी अप टू द लिमिट ऑफ EEZ अंडर सेक्शन 7 ऑफ टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ EEZ एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976, और वो है 24 नॉटिकल माइल. ठीक है जी. नेक्स्ट, पर्सन इन चार्ज. राइट डाउन, पर्सन इन चार्ज. सेक्शन 2 क्लॉज 31. राइट डाउन, पर्सन इन चार्ज. ये देखो सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो हम लोग अभी आगे जो हम लोग कस्टम के कानून के अंदर अभी यूज करने वाले हैं. ठीक है, आगे अभी वर्ड्स यूज करेंगे. वन ऑफ द वर्ड इज पर्सन इन चार्ज. नाउ व्हाट इज पर्सन इन चार्ज? इंचार्ज का मतलब भाई कोई ऑथोराइज्ड. इंचार्ज का मतलब ऑथोराइज्ड. यस और नो? इंचार्ज को मैं ऑथोराइज कह सकता हूं. तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि वेसल में इंचार्ज कौन होता होगा? वेसल में, शिप में, शिप का कैप्टन. क्या बोलते हैं उसको? कैप्टन. अच्छा, ट्रक में कौन होगा? ड्राइवर. अच्छा, ऐसे ही एयरक्राफ्ट में कौन होगा? पायलट. मेरी बात समझ गए? तो इसीलिए हर एक व्हीकल का कोई ना कोई क्या होता है? इंचार्ज, और उसी को बोलते हैं पर्सन इंचार्ज. क्या बोलते हैं उसको? राइट डाउन. मीन्स पर्सन इंचार्ज, सीधा लिखो, मीन्स ए पार्ट in relation to vessel, in relation to vessel आप लिख सकते हो द मास्टर ऑफ वेसल. इसको बोलते हैं मास्टर. मास्टर कह लो या कैप्टन कह लो. द मास्टर ऑफ वेसल. द मास्टर ऑफ वेसल. बी पार्ट में इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट. In relation to an aircraft. In relation to an aircraft, comma, the commander or pilot in charge. The commander or pilot in charge. C part. In relation to a railway train. In relation to a railway train, comma, the conductor, comma, guard or other person having chief direction of the train. Having chief direction of the train. So in relation to railway train, गवर्नमेंट ने क्या बोला? कौन होगा पर्सन इन चार्ज? द कंडक्टर, या फिर कोई गार्ड होगा जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया होगा, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके पास क्या होगा? चीफ डायरेक्शन होगा ट्रेन का. ठीक है, तो मतलब चीफ डायरेक्शन मतलब एक तरह से ट्रेन का वो बना दिया कैप्टन की तरह. ट्रेन का कैप्टन की तरह. जैसे टीटी नहीं होते. ठीक है, टीटी तो अलग ही हो गए, वैसे टीटी से ऊपर भी होते हैं. तो वो जो ट्रेन में जो पूरा चीफ है उसका, उस चीफ को हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सन इन चार्ज.
So in relation to railway train, conductor, guard or any other person having chief direction of the train. Last part, D part. In relation to any other conveyance क्या हो गया? Truck. In relation to any other conveyance, comma, any other conveyance में क्या होगा? The driver. Any other conveyance में क्या होगा? The driver or person in charge of conveyance, or person in charge of conveyance. तो पर्सन इन चार्ज हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 31. पर्सन इन चार्ज कौन है? याद करो, इनकम टैक्स एक्ट में जो पर्सन था वो भी सेक्शन 2 क्लॉज 31 ही था, बट वहां पे जो पर्सन था वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पर्सन था. अभी यहां पे कौन सा पर्सन पढ़ रहे हैं? यहां पे पढ़ रहे हैं हम लोग कस्टम्स एक्ट में पर्सन इन चार्ज. तो पर्सन इन चार्ज में वेसल के लिए कौन होगा बताओ? वेसल के लिए मास्टर. नंबर 2 एयरक्राफ्ट के लिए पायलट या फिर कमांडर. नंबर 3 किसके लिए? ट्रेन के लिए कंडक्टर, गार्ड या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको चीफ डायरेक्शन दी गई हो. लास्ट कोई और व्हीकल होगा तो ड्राइवर या फिर कोई भी पर्सन इन चार्ज हो. इज दैट क्लियर? तो ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए सेक्शन 2 क्लॉज 31. और लास्ट डेफिनेशन, राइट डाउन. प्रोहिबिटेड गुड्स. प्रोहिबिटेड गुड्स. Prohibited goods. Any goods, comma, the import or export of which is prohibited by Customs Act. कोई भी गुड्स जिसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने क्या किया हो? रिस्ट्रिक्ट, प्रोहिबिट किया हो. एनी गुड्स द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड बाय कस्टम्स एक्ट और एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स. फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स. टाइम बिंग इन फोर्स मतलब हो सकता है कुछ टाइम के लिए गया हो. So any goods the import or export of which is prohibited by Customs Act or any law for the time being in force, हम इन गुड्स को बोलते हैं प्रोहिबिटेड गुड्स. कौन से गुड्स? प्रोहिबिटेड गुड्स. मुझे एक बात बताओ, प्रोहिबिटेड गुड्स पे ड्यूटी लगाएंगे? जब अलाउड ही नहीं है ड्यूटी तो अलग ही बात हो गई. प्रोहिबिटेड गुड्स तो वो गुड्स है जो अलाउड ही नहीं है, आप इलीगल काम कर रहे हो, तो ड्यूटी तो बाद की बात है. पहले तो आपकी धुनाई होगी, है ना? पेनल्टी भी छोटी बात हो गई भाई साहब, पनिशमेंट मिलेगी तगड़ी वाली. समझ गए बात? करके देख लेना बेटा, करके देख ले. अच्छा, क्योंकि कोई घर में कर चुका है? हाँ, फिर ऐसे क्या? ऐसे बोलना कि क्योंकि हम लोग करते रहते हैं. अच्छा अच्छा ठीक. जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको फर्क ही क्या पड़ता है? वो फिर अंदर सेटिंग वगैरह तो सब जगह होती है ना. चलो, अब कहने का मतलब है कि पर्सन इन चार्ज भी हम लोगों ने पढ़ लिया. और लास्ट क्या डेफिनेशन पढ़ी? प्रोहिबिटेड गुड्स. डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 2 क्लॉज 33. नहीं, ये कस्टम वाला सिर्फ है सर. कस्टम वाले हैंड रिटन बनाए थे मैंने. राइट डाउन. राइट डाउन टाइप्स ऑफ ड्यूटीज. टाइप्स ऑफ ड्यूटीज.
इंपोर्ट होने पर या एक्सपोर्ट होने पर दो तरह की ड्यूटीज लगती हैं। एक को बोलते हैं रेवेन्यू ड्यूटीज, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू ड्यूटीज, और एक को बोलते हैं प्रोटेक्टिव ड्यूटीज। एक को बोलते हैं रेवेन्यू ड्यूटीज और एक को बोलते हैं प्रोटेक्टिव ड्यूटीज। रेवेन्यू ड्यूटीज का पर्पस क्या है बेटा? इनका पर्पस है सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन। और प्रोटेक्टिव ड्यूटी का पर्पस क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। सो टाइप ऑफ ड्यूटीज में हम लोग पढ़ रहे हैं, दो तरह की ड्यूटीज होती हैं, एक होता है रेवेन्यू ड्यूटीज और एक होती है प्रोटेक्टिव ड्यूटीज। रेवेन्यू ड्यूटीज का ऑब्जेक्टिव है दोस्तों रेवेन्यू कलेक्शन, और प्रोटेक्टिव ड्यूटीज का ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए वो ड्यूटी लगाते हैं ताकि प्राइजेस क्या हो जाए, महंगे, और हमारे देश के साथ वो compete कर सकें एटलीस्ट, है ना। लिख दो रेवेन्यू ड्यूटीज, लिखें रेवेन्यू ड्यूटीज। रेवेन्यू ड्यूटीज में सबसे पहले लिखते हैं, आज सिर्फ रेवेन्यू ड्यूटीज ही करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी, under this write down लिखो, राइट डाउन, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया बेटा ये सिर्फ कस्टम ड्यूटी के नोट्स हैं। मैं चाहता तो पीडीएफ भी दे सकता था, बट मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये चीज साथ साथ दिमाग में जाए भी, जब आप लिखते हो तो आपको याद भी होता है। तो आप लोग इसको लिखो, वो ज़्यादा बेटर है। तो आप कस्टम का लॉ तो मैं आपको जो जो चीज़ें हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं है तो जितना भी है वो आप लोग लिख रहे हो, बट जीएसटी का तो नोट्स हैं, पूरे प्रॉपर बुक होगी। गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया आर चार्जेबल टू बेसिक कस्टम ड्यूटी एज पर सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। आगे लिख लो, लिखो लिखो। जनरली बेसिक कस्टम ड्यूटी इज लेविड एट स्टैंडर्ड रेट, लिखो एट स्टैंडर्ड रेट। जनरली बेसिक कस्टम ड्यूटी इज लेविड एट द स्टैंडर्ड रेट, बट इफ certain conditions are satisfied, if certain conditions are satisfied, if certain conditions are satisfied, the importer can avail, the importer
कैन अवेल, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, मैं रिपीट कर दूं, गुड्स, मैं रिपीट कर रहा हूं तो फिर आप उधर देखो ही मत, मेरी बात सुनो सुनो। गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया आर चार्जेबल टू बेसिक कस्टम ड्यूटी एज पर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। यहां तक लिखा, एज पर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962, फुल स्टॉप। जनरली बेसिक कस्टम ड्यूटी, जनरली बेसिक कस्टम ड्यूटी इज लेविड, लेविड मतलब LEVIED, लेविड मतलब चार्ज करना। जनरली बेसिक कस्टम ड्यूटी इज लेविड एट स्टैंडर्ड रेट, एट स्टैंडर्ड रेट। बट इफ certain conditions are satisfied, but if certain conditions are satisfied, the importer can avail the benefit of preferential rate of duty on imported goods, preferential rate of duty on imported goods। अब देखो होता ये है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी दो टाइप की हो गई, एक हो गई स्टैंडर्ड रेट और एक हो गया प्रेफरेंशियल रेट। प्रेफरेंशियल रेट जो है ना वो कम होता है, स्टैंडर्ड रेट क्या होता है हमेशा ज्यादा, प्रेफरेंशियल रेट क्या होगा कम। तो मान लो अगर किसी गुड के ऊपर गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड रेट रखा हुआ है कितना और प्रेफरेंशियल रेट रख दिया, इसका मतलब है अगर आप गवर्नमेंट के बताई हुई कुछ कंट्रीज वहां से इंपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट क्या कहेगा कि उस पर प्रेफरेंशियल रेट लगेगा। जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एटसेट्रा, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज से गवर्नमेंट कहता है इंपोर्ट करना सही है, आप इंपोर्ट करते हो तो इनको एंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने रेट क्या लगाया हुआ है 6%। कितना लगाया हुआ है 6%। और वैसे स्टैंडर्ड रेट कितना है 12। इसका मतलब है इन प्रेफरेंशियल एरियाज के अलावा कहीं और से इंपोर्ट करते हो यही आइटम तो कितना रेट लगेगा। बट अगर ये आइटम कहां से मंगवा रहे हैं हम, ऐसी कंट्री से मंगवा रहे हैं प्रेफरेंशियल एरिया वाली, तो वहां पर क्या लगेगा प्रेफरेंशियल रेट। बेसिक कस्टम ड्यूटी दो तरह की हो गई, एक स्टैंडर्ड रेट और एक हो गया प्रेफरेंशियल रेट। स्टैंडर्ड रेट वो है जो गवर्नमेंट ने कानून में दिया होगा कि इस गुड के ऊपर इतना ही रेट लगेगा। अच्छा ये रेट कहां दिए होते हैं, कस्टम टैरिफ एक्ट में। याद है मैंने बताया था कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर क्या दिया होता है। देखो कस्टम एक्ट दो है, एक कस्टम्स एक्ट और एक कस्टम टैरिफ एक्ट। कस्टम एक्ट के अंदर तो सारा लॉ ही लॉ है, ठीक है। और टैरिफ एक्ट में क्या दिया, रेट्स, गुड्स की क्लासिफिकेशन, ड्यूटीज के टाइप्स, समझ में आया, सब कुछ दिया हुआ है वहां पर। अब उसमें क्या है, गुड्स की कैटेगरी दी हुई है। क्या दी हुई है, गुड्स की कैटेगरी, और कैटेगरी के साथ साथ क्या दी हुई है, उसकी ड्यूटी। तो मान लो अगर मैं कह रहा हूं, अगर मैं कोई पर्टिकुलर हेडिंग कह रहा हूं टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल के अंदर क्या होगा, कॉटन भी होगा, कॉटन, सिल्क, लिनन और भी ऐसे बहुत सारी है ना। और ऐसे कॉटन के अंदर मैं आगे कैटेगराइज करूं तो कॉटन के आगे कैटेगरी हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। मेरे कहने का मतलब है उस प्रोडक्ट का, जैसे कॉटन का शर्ट्स है, अब शर्ट्स के ऊपर ड्यूटी का रेट कितना लिखा हुआ है 12%, ऐसे लिखा होगा, और 12 के साइड में क्या लिखा होगा 6। ये कौन सा रेट है और ये कौन सा रेट है। इसका मतलब है अगर मैं टेक्सटाइल हेड के अंदर, टेक्सटाइल ये हेडिंग है, क्या है ये हेडिंग, इस हेडिंग के अंदर अगर मैं कॉटन की शर्ट खरीदता हूं, इंपोर्ट करता हूं, तो उनके ऊपर वैसे तो ड्यूटी कितना है, बट अगर प्रेफरेंशियल कंट्री से खरीदा तो, इज दैट क्लियर। तो वैसे 12 है बट प्रेफरेंशियल कंट्री से खरीदने पर 6। तो अब कब प्रेफरेंशियल कंट्री से माना जाएगा कि आपने प्रेफरेंशियल कंट्री से खरीदा, उसके लिए गवर्नमेंट को आपको सबूत देना होगा, उसका नाम है COO। क्या नाम है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको,
सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कि मतलब आप ये प्रूव करोगे कि ये नेपाल से ही आया है, आप ये प्रूव करोगे ये भूटान से आया है। ये प्रूव कैसे होगा? जब आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिखाओगे, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन उसी गवर्नमेंट के वहां से क्या होगा, ऑथराइज्ड होगा, सिग्नेचर हुए होंगे कि हाँ यहां पर प्रेफरेंशियल रेट अगर लगाना है तो वहां से साइन करवा के लाओ किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर से, वहीं के गवर्नमेंट ऑफिसर से, ठीक है। और फिर वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पे सिग्नेचर होके जब यहां पे आएगा आपके सामने, तो गवर्नमेंट विश्वास करेगी और फिर उस विश्वास के ऊपर प्रेफरेंशियल रेट लगाएगी। तो मैं कह रहा था कस्टम ड्यूटी के बारे में। बेसिक कस्टम ड्यूटी, जनरली बेसिक कस्टम ड्यूटी इज लेविड एट स्टैंडर्ड रेट, बट इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इंपोर्टर कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स। नीचे लिखना ए पार्ट, स्पेसिफिक क्लेम फॉर प्रेफरेंशियल रेट, specific claim for preferential rate must be made by importer, प्रेफरेंशियल रेट अगर आपको चाहिए तो आपको चिल्लाना होगा, आपको क्लेम करना होगा। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं देगा आपको प्रेफरेंशियल रेट, आप बोलोगे कि ये मैं नेपाल से लेके आया हूं या मैं ये भूटान से लेके आया हूं, आपको शो करना होगा ये चीज। इज दैट क्लियर? क्योंकि गवर्नमेंट तो नॉर्मली क्या लगाएगा, स्टैंडर्ड ही लगाएगा, बट अगर आपको प्रेफरेंशियल रेट चाहिए तो गवर्नमेंट को आपको क्लेम करना है। तो स्पेसिफिक क्लेम फॉर प्रेफरेंशियल रेट मस्ट बी मेड बाय इंपोर्टर। नंबर 2, इंपोर्ट मस्ट बी फ्रॉम प्रेफरेंशियल एरिया एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट में एक कंट्री तो एग्जांपल में लिख ही लो, मैं चेक कर लेता हूं कि कोई नया ना ऐड हुआ हो। ठीक है, पहले तो जो था वो तो है, नेपाल तो लिख ही लो आप, नेपाल भूटान, मॉरिशस, रशिया। अच्छा, रशिया, बस अभी आप यही लिखो। ठीक है, तो ये वो नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिनको गवर्नमेंट ने क्या किया, नोटिफाई किया। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डाल भी सकती है और हो सकता है नोटिफिकेशन वापस भी ले ले। मॉरिशस नाम, MAURITIOUS है ना, मॉरिशस। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड पार्ट लिखो, द गुड्स मस्ट हैव ओरिजिन in such preferential area, the goods must have origin in such preferential area। origin मतलब ये आपको साबित करना होगा कि वहां से ही वही मैन्युफैक्चर हुआ था। the goods must have origin in such preferential area, ब्रैकेट में लिखो COO, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, COO, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये 3 कंडीशंस पूरी कर लो, ये 3 शर्तें पूरी करी तो कौन सा रेट लगेगा, प्रेफरेंशियल रेट, अदरवाइज कौन सा रेट लगेगा, स्टैंडर्ड रेट। पहली कंडीशन क्लेम करना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन क्या वो प्रेफरेंशियल एरिया है या नहीं है वो देखना होगा आपको, तीसरा ओरिजिन होना जरूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इज दैट क्लियर?
भाई यही चल रहा है इसके अंदर, मैं यही खत्म कर रहा हूं बेसिक कस्टम ड्यूटी। इसमें ना जो रेट्स है, एक तो स्टैंडर्ड रेट प्रेफरेंशियल रेट हो गया, दूसरा कस्टम टैरिफ एक्ट में जो रेट्स दिए हुए हैं वो दो स्केड्यूल्स में दिए हैं, एक दिया स्केड्यूल 1 और एक दिया स्केड्यूल 2। स्केड्यूल 1 में जो रेट दिया है वो दिया है रेट्स फॉर इंपोर्टेड गुड्स, और स्केड्यूल 2 में जो रेट दिए ना वो रेट दिए रेट्स फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स। जो कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर दो तरह के स्केड्यूल्स हैं, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2। ये जो स्केड्यूल 1 है उसके अंदर क्या दिया गया, इंपोर्टेड गुड्स के रेट, और एक स्केड्यूल 2 है जिसमें एक्सपोर्टेड गुड्स के रेट। ये वही रेट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स जब दिए होंगे तो फिर क्या की गई होगी, वही वहीं पर दिया होगा क्या, स्टैंडर्ड रेट ऐसे होगा, और इसका भी होगा ऐसे ही, स्टैंडर्ड रेट और प्रेफरेंशियल रेट। हालांकि वो बात और है कि एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगती नहीं है, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी गवर्नमेंट राइट रखती है बट लगाती नहीं है, ठीक है। बट स्टैंडर्ड रेट और प्रेफरेंशियल रेट समझ में आया, वो रेट्स ऑफ इंपोर्टेड शेड्यूल 1 के अंदर दिया होगा। कहां दिया होगा, शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 में दिया होगा कि रेट फॉर इंपोर्टेड गुड्स क्या है, स्टैंडर्ड रेट क्या है, प्रेफरेंशियल रेट क्या है। दैट्स इट, आज के लिए करेंगे इतना ही। अगली क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल बातें करेंगे। अब थ्योरी वाली बात हो गई खत्म, ठीक है। आज की क्लास में सारा थ्योरी थी क्योंकि सारा का सारा बेसिक्स था। थ्योरी करना जरूरी है प्रैक्टिकल करने के लिए। अब आगे हम अगली क्लास से प्रैक्टिकल करेंगे, कस्टम एक्ट का प्रैक्टिकल। इज दैट क्लियर? प्रैक्टिकल क्वेश्चन तभी होंगे जब ये बेसिक समझ में आना था। अगली क्लास में करते हैं।